ये लड़का था कटारू, उस अबैंडन्ड सिटी में जिंदा बचा हुआ अकेला इंसान। उसे नहीं पता था क्यों, मगर अब उसने इस सच्चाई को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया था। हर रात वह एमलेसली सड़कों पर भटकता रहता। एक रात उसे एक माउंटेन के पीछे पेड़ की ओर खिंचाव महसूस हुआ। जब वह वहां पहुंचा, उसने एक लड़की को चुपचाप कुछ करते देखा। क्यूरियोसिटी में उसने उसे क्वेश्चन किया, लेकिन जवाब देने की जगह उस लड़की की आवाज से निकली साउंड वेव ने उसकी टेम्पररी सुनने की शक्ति छीन ली। यह यहीं नहीं रुका, उसने लाल रिबन से उसके दिल को चीर दिया और कटारू वहीं गिर पड़ा। डर के मारे कटारू अचानक नींद से जाग उठा और राहत की सांस ली। पता चला ये तो सिर्फ ड्रीम था, लेकिन उसका माइंड अब भी परेशान था। क्या वह लड़की उसकी पास्ट लाइफ की लवर थी? सोचों में डूबा ही था कि डोरबेल बजी। बाहर उसकी नेबर राको खड़ी थी। वह उसकी फ्रेंड कुट्योर की मदर थी। उसने हेल्प मांगी क्योंकि उसकी बेटी घर नहीं लौटी थी। कटरू ने चीयरफुल मुस्कान के साथ ऑफर एक्सेप्ट किया और बाहर निकल पड़ा। काल्म इसलिए था क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब कुट्योर गायब हुई हो। हर बार उसे पता होता था कि वह कहाँ छिपी है। फोन सिग्नल को ट्रेस करते हुए कटारू एक फॉरेस्ट पहुंचा जो पार्क के पास था। अंदर जाते हुए उसने जोर से कुट्योर का नाम पुकारा। तभी अचानक एक अजीब सा जानवर झाड़ियों से उड़कर बाहर आया। कटारू ने घूरा, लेकिन समझ नहीं पाया ये क्रीचर क्या था। उसने उसे इग्नोर किया और अंदर की ओर बढ़ गया। आखिरकार उसने कुट्योर को एक लेक के बीचों बीच पेड़ के नीचे गहरी नींद में पाया। उसने पास जाकर उसे जगाने की कोशिश की, मगर लड़की डेड जैसी सो रही थी। फिर उसने कॉइन्स निकालकर उन्हें आपस में रगड़ा। कॉइन्स की जिंगल सुनते ही उसका बॉडी रिएक्शन हुआ और कुट्र हिली। कैटरू उसे घर वापस ले आया। रास्ते में कुट्योर थोड़ी देर बाद होश में आई, मगर उसकी आईज अब भी डेज थीं, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। कैजुअल टोन में कैटरू ने कहा, जा अंदर चल। वह गैप जानता था जो उनके रिच और पुअर स्टेटस में था, लेकिन जैसे ही उसने कुट्योर से गुड बाय कहा, उसके अंदर अचानक बेचैनी छा गई। ऐसा लगा कोई उसे वॉच कर रहा हो। कंफ्यूज्ड और अनईजी होकर वह जल्दी से भागा और ब्लैंकेट में छिप गया। रात के डेड साइलेंस में उसका बेडरूम डोर खुला और कोई चीज धीरे धीरे उसके ब्लैंकेट में घुस आई। हाफ अस्लीप कटरू ने महसूस किया कि कुछ उसकी हैंड को टच कर रहा है। अचानक उसने तीखा बाइट महसूस किया और डर के मारे बेड से कूद पड़ा। उसने सोचा शायद ये एक वेट ड्रीम था, मगर जब उसके ईयर पर अब भी ड्रूल बह रही थी तो उसकी हालत खराब हो गई। मजबूरन उसने फर्श पर सोने का डिसीजन लिया। सुबह उठकर उसने देखा बाइट मार्क अब भी मौजूद था। स्कूल जाते हुए उसने सोचा कि यह सिटी एक्चुअली फॉरेस्ट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है। अथॉरिटीज पूरी तरह एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर ऑब्सेस्ड, इसलिए यह शहर बाहर से पीसफुल दिखता था। जैसे ही कदारू क्लास में एंटर्ड, उसे एक शार्प ग्लेयर मिला, जैसे कोई लड़की पीएमएस पर हो। यह ग्लेयर था उसकी क्लासमेट योशिनो का, जो स्कूल का मशहूर डिलिंक्वेंट था। योशिनो गुस्से में उसे पकड़ बैठा क्योंकि कडारू कल तय की गई रूफटॉप फाइट पर नहीं पहुंचा था। कडारू की ब्लैंक फेस देखकर साफ लग रहा था कि उसे याद ही नहीं। जब योशिनो पंच मारने ही वाला था, कडारू को अचानक याद आया, हाँ, कल उसने मजाक में योशिनो को इतनी परेशान किया था कि उसने उसे रूफटॉप पर फाइट करने चैलेंज किया था। तब उसने हंसकर कहा था, घर मत जाना अगर हम न मिले। अब जब वह सब भूल गया, योशिनो इतना फ्यूरियस हो गया कि उसे हॉस्पिटल भेज देना चाहता था। तभी क्लासरूम में एक और आवाज गूंजी। ये थी लूसिया, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। उसने दोनों को रोकने की कोशिश की, मगर टीचर के आने से मामला दब गया और लूसिया ने अपनी ग्लेयर वापस कदारू पर टिका दी। 3 पीरियड्स के बाद ब्रेक टाइम में आखिर कुट्योर क्लासरूम में दाखिल हुई। इस बीच योशिनो ने कडारू को फिर चैलेंज दिया, लेकिन उसका बोलने का तरीका इतना फनी था कि कडारू हंसी रोक नहीं पाया। उसके मुंह से निकली थूक योशिनो के चेहरे पर गिरी और अब वह कैलकुलेशन कर रहा था कि पंच कहाँ मारे कि सेटिस्फैक्शन मिले। जब कुटर भी उस मजाकिया लड़ाई में शामिल हुई तो धीरे धीरे तीनों को फ्रेंड्स कहा जा सकता था। कुटर के पास वैसे भी बहुत कम दोस्त थे और योशिनो तो एक डिलिंक्वेंट था। वहीं खुद कटरू, भले ही वह क्लास में सबसे बात करता, मगर असल में कोई इतना क्लोज नहीं था जितने ये दोनों। लेकिन उस रात उसे लगा जैसे उसे स्लीप पैरालिसिस हो रहा हो। जब उसने ब्लैंकेट हटाई तो वही मिस्टीरियस गर्ल फिर आई और उसके हाथ को जोर से बाइट किया। अगली सुबह स्कूल में भी उसका माइंड उसी लड़की में अटका रहा। सोचों में खोए कदारू को ध्यान नहीं रहा और वह एक कार्डबोर्ड बॉक्स से ठोकर खाकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसने पास ही एक पेड़ में फंसी लड़की को देखा। पास जाकर उसने पूछा, आर यू ओके? लड़की बोली, ठीक हूँ, बस स्टक हो गई हूँ। कडारू ने हेल्प की पेशकश की, मगर वह डर गई कि कहीं वह उसका अंडरवेयर न देख ले। कडारू ने वादा किया कि वह नहीं देखेगा और उसे नीचे उतार दिया। बातचीत में पता चला कि उसका नाम चिहाया है। वह एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। उसने बताया कि वह उस ब्लैक कैट बॉक्स को पहाड़ पर चढ़ा रही थी, मगर फिसल कर यहाँ आ गई। कडारू ने सिंपैथी दिखाते हुए हेल्प ऑफर की, मगर बॉक्स अब्सर्डली हैवी था, जबकि चिहाया ने ईज से उठा लिया। अपने मैनली प्राइड को बचाने के लिए कडारू ने जिद की कि वह भी उठाएगा। उसके आर्म्स और लेग्स हिलने लगे, लेकिन वह जिद्दी रहा। चिहाया ने वरीड होकर बॉक्स वापस लेने की कोशिश की। दोनों के बीच खींचातानी में कडारू का ग्रिप छूट गया और चिहाया पीछे गिर गई। उसी पल कडारू की नजर उसके अंडरवेयर पर पड़ गई। उसने तुरंत अपोलोजाइज किया, मगर गुस्साई चिहाया ने उसे परवर्ट कहा और भाग गई। फेट को देखो, वह उसी की क्लासमेट निकली और सीट भी उसके बगल में मिली। रोमकॉम की तरह जब चिहाया बैठी, कादरू ने मजाक में फिर अंडरवेयर इंसिडेंट मेंशन कर दिया। चिहाया
इतनी फ्यूरियस हो गई कि उसने लगभग डेस्क तोड़ने का मूड बना लिया। उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ देखकर सिर्फ कादरू ही नहीं बल्कि योशिनो भी शॉक्ड रह गया। हालात संभालने के लिए कदारू ने अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया। चिहाया थोड़ी काल्म हुई मगर उसकी पहली इंप्रेशन ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। तभी टीचर ने अनाउंस किया कि अगला मंथ हार्वेस्ट फेस्टिवल होने वाला है। ब्रेक के दौरान कदारू अचानक पेट पकड़कर रेस्ट रूम भागा। बाहर निकला तो देखा एक लड़की विसल ब्लो करने की कोशिश कर रही, ठीक से नहीं कर पा रही थी। कदारू ने हेल्प ऑफर की मगर उसने विसल साफ किया और उस पर जोर से ब्लो मारकर कहा, हॉलवे में दौड़ना मना है। ये थी शाइजरू, डिसिप्लिनरी कमेटी मेंबर। कदारू को वह अच्छे से जानती थी क्योंकि वह हमेशा ट्रबल करता रहता था। थोड़ी देर बात करने के बाद शाइजरू ने उसे एक पनिशमेंट दी। फ्री डे पर उसे उसके साथ लंच करना होगा। कदारू ने अग्री किया और दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जर्नलिज्म क्लब की रेकलेस रिपोर्टर एल उसके पास आई। उसने डायरेक्टली टफ क्वेश्चंस पूछे, क्या तुमने स्कूल में बैकडोर से एंट्री ली थी? कदारू ने काल्मली सब आंसर किया ताकि साबित कर सके कि वह क्लीन है। हार मानकर एल वहां से चली गई मगर उसके हाथ से एक पेपर गिर गया। कदारू ने क्यूरियोसिटी में पढ़ा और शॉक हो गया। उसमें कई डेंजरस नोट्स भरे थे। उसने सोचा कि अब उसे इस रिपोर्टर से बहुत सावधान रहना होगा ताकि उसके सीक्रेट्स एक्सपोज न हो। स्कूल के बाद जब कुटर ग्रीटिंग कमेटी की मीटिंग में गई, कदारू ने चिहाया से पूछा, चलो सिटी एक्सप्लोर करते हैं। उस अंडरवेयर इंसिडेंट के लिए माफी मांगने का यही सही तरीका है। मगर चिहाया ने मना कर दिया और कहा उसे किसी मिस्टीरियस व्यक्ति से मिलना है। बाद में सचमुच उसने एक अजनबी फिगर से मुलाकात की जिसने उसे वार्निंग दी, अपनी आइडेंटिटी किसी को मत बताना और रिश्तों में सावधान रहना। इधर कदारू की हालत बिगड़ती गई। हर रात वही मिस्टीरियस गर्ल आती और उसके हाथ पर बाइट कर जाती। रिजल्ट ये हुआ कि वह स्कूल में एग्जॉस्टेड रहने लगा। उसकी यह अजीब कहानी सुनकर कुट्योर ने उसे सलाह दी, तुम्हें डॉन से मिलना चाहिए। वह स्कूल में विच के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि वह असली मैजिक इस्तेमाल कर सकती है, शायद वही तुम्हारी मदद कर पाए। जब कुटर ने विच वाली बात बताई तो कदारू ने रेकलेस रिपोर्टर से मिले पेपर को निकाला। उसमें सचमुच एक विच का नाम लिखा था, सेनरी, जो अकल्ट क्लब से जुड़ी थी। क्यूरियोसिटी में कदारू ने कुटर को साथ चलने को कहा और वह तुरंत मान गई। स्कूल खत्म होने के बाद कदारू ने योशिनो से भी चलने को कहा ताकि लोग कपल न समझें, मगर योशिनो ने साफ मना कर दिया तो बस दोनों ही निकल पड़े। क्लूज न होने पर उन्होंने स्कूल में इधर उधर पूछताछ शुरू की मगर कोई इन्फो नहीं मिली। तभी एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर उनके पास आया। नाम था सुजुकी। उसने कदारू को ऑकल्ट क्लब से जुड़ा एक नोटबुक दिया। यह नोटबुक उनके लिए खजाने जैसा साबित हुआ। कदारू ने खुशी में सुजुकी को गले लगा लिया। नोटबुक को गाइड बनाकर दोनों ने फॉरेस्ट के अंदर एक हाउस खोज निकाला। अंदर कदारू को एक मॉडर्न सा रूम मिला। आसपास चेक करके उसने कंफर्म किया कि यह ऑकल्ट क्लब का बेस ही था। जाते जाते उसने वहां एक नोट छोड़ दिया। लेकिन उसी रात फिर से वह मिस्टीरियस गर्ल आ गई। कदारू घबरा गया और इधर उधर भागा, एस्केप की कोशिश की मगर डोर और विंडोज दोनों लॉक्ड थे। उसने बेसबॉल बैट उठाकर विंडो पर मारा लेकिन किसी बैरियर ने उसे टूटने नहीं दिया और तभी वह लड़की उसके ब्लैंकेट के अंदर से बाहर निकली। भय से कांपते कदारू ने जोर से कुटोर का नाम पुकारा। उसी पल वह लड़की अचानक गायब हो गई, जैसे उसकी सोल भी साथ ले जाती। अगली सुबह जब कदारू अकल्ट क्लब लौटा तो शॉक में आ गया। डेस्क पर खून से लिखा था, इन 2 days यू विल डाई। यह देखकर उसका दिल डूब गया। तभी उसकी नजर एक सर्वे शीट पर पड़ी। सारे सवाल नॉर्मल लगे मगर एक क्वेश्चन ने उसे रोक दिया, इफ यू हैड पावर वुड यू चेंज द वर्ल्ड और चेंज योरसेल्फ। इस लाइन ने कदारू को गहरे विचारों में डाल दिया। बेल बजा और स्कूल खत्म हुआ। घर जाते समय चिहाया अचानक दौड़कर कदारू के पास आई। चंद दिनों की पहचान के बाद भी वह उसे कैजुअली नाम से बुला रही थी, जिसने उसे चौंका दी। चिहाया कुछ कह ही रही थी कि कुट्योर वहां से गुजरी। वह इन दिनों ग्रीनिंग कमेटी में बिजी थी। कदारू ने मौका पाकर दोनों का इंट्रोडक्शन कराया और जल्द ही दोनों गर्ल्स आपस में घुल मिल गईं। जल्दी में कुट्योर ने कदारू को कहा कि वह चिहाया को सिटी घुमा दे। यह सुनकर चिहाया बहुत खुश दिखी। जाने से पहले कुट्योर ने मजाक में दोनों को पेट नेम्स से पुकारकर टीज भी किया। अपनी छोटी हिलती डुलती साइकिल पर कदारू ने चिहाया को बैठाया और सिटी राइड पर ले गया। तंग गलियों और घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए वे राइस फील्ड्स पहुंचे, जहां सनसेट की गोल्डन रोशनी सब पर बिखरी थी। कदारू उसे एक खास जगह ले गया, मार्टरल हेडक्वार्टर्स, जो दुनिया का सबसे मशहूर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। घूमने के बाद उसने साइकिल चिहाया को दी और कहा, कल स्कूल में मिलते हैं। रात को कदारू को एकेडमी की विच से एक मिस्टीरियस मैसेज मिला। वह बताए गए क्लासरूम में पहुंचा मगर हर बार नया क्लासरूम ही सामने आता। ये लूप उसे लाइब्रेरी तक ले आया। थककर कदारू वेंडिंग मशीन के पास बैठ गया और एक कॉफी का कैन खरीदा। तभी उसकी स्पाइन में फिर वही चिलिंग सेंसेशन दौड़ गया। स्टेयर्स से फुटस्टेप्स की आवाज गूंजी और हाँ, वह मिस्टीरियस गर्ल फिर से सामने आ गई। जैसे ही उसकी नजर लड़की पर पड़ी, अजीब यादें उसके माइंड में फ्लड की तरह उमड़ आईं। बार बार उसी लड़की द्वारा मारे जाने की मेमोरीज। घबराकर वह भागा मगर लड़की बिल्कुल पास रही। स्कूल का हॉलवे अंतहीन स्ट्रेच होता गया। क्लासरूम डोर्स नहीं खुल रहे थे। हताश होकर कोटरू गिर पड़ा। तभी अचानक एक डोर खुला और अंदर से अजीब क्रीचर्स बाहर निकलकर उसका पीछा करने लगे।
भागते भागते कदारू स्टेयरवेल तक पहुंचा। नीचे झांका तो सीढ़ियां भी हॉलवे की तरह एंडलेस लग रही थीं। उसके पैरों के नीचे की जमीन तकरीबन गायब होती सी महसूस हुई। थका हुआ कदारू एक बेंच पर बैठ गया और अपने कॉफी का एसआईपी लिया। जैसे ही उसने कैन खोला, मिस्टीरियस गर्ल फिर से सामने आ गई। घबराकर कदारू भाग खड़ा हुआ। कॉफी गिर गई जो सीधा उस लड़की के हाथ में आ गई। उसने भी एक एसआईपी ले लिया। इस बीच कोटारू एक बड़े दरवाजे तक पहुंचा जिसके अंदर फिर से एक एंडलेस कॉरिडोर था। गूंजती आवाजें उसे बार बार कह रही थीं कि कुछ वापस करो, पर उसे पता ही नहीं था कि क्या। उसने एस्केप के लिए एक्सेलरेशन इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर अचानक स्किल कैंसिल कर दी और अंधेरे में छिपे एक शैडो पर पंच मारा। वो अजीब प्राणी गॉब्लिन जैसा था। क्रीचर ने अचानक कहा कि वो उसका खून चूसना चाहता है। तभी एक और बीइंग आया और उसे रोका। अपने दोस्त को डांटने के बाद पिंक प्राणी ने अपना नाम पाई बताया और हरे वाले का नाम गिल। गिल बार बार खून मांगता रहा। उसे दया आ गई और कटारू ने थोड़ा सा खून दे दिया। इसके बाद वो दोनों अजीब प्राणियों के साथ कहीं अनजाने में निकल पड़ा। तभी कदारू को पता चला कि इन्हें ट्रैश बीइंग्स कहा जाता है। अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा और उसने देखा कि पास में एक विशाल मॉन्स्टर सो रहा था। तीनों को चुपचाप निकलना था, मगर उड़ते समय गिल ने अचानक छींक दी और मॉन्स्टर जाग गया। वे भागे, मगर मॉन्स्टर ने बस एक छलांग में उनका रास्ता रोक लिया। तभी मिस्टीरियस गर्ल हाथ में कॉफी कैन लेकर फिर से सामने आई। मॉन्स्टर ने टेंटिकल से हमला किया तो कटारू ने एक्सेलरेशन से लड़की को खींचकर बचाया, लेकिन कॉफी गिर गई। गुस्से में लड़की ने अपने लाल रिबन से मॉन्स्टर का टेंटिकल काट डाला और उसका सिर बार बार चाबुक की तरह पीटना शुरू कर दिया। दर्द से तड़पते मॉन्स्टर ने लेजर मोड चालू कर दिया, मगर लड़की ने मैजिक सर्कल से उसे रोक दिया और नॉन स्टॉप हमला जारी रखा। आखिर में उसने एक तबाही भरा मूव इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को उड़ा दिया। काटू लड़ाई के झटके से एक क्रैक में गिर गया और रहस्यमय तरीके से वापस स्कूल पहुंच गया। उसके सामने एक स्टैच्यू था जिसके हाथ में एक नोट था कि इसे ऑकल्ट क्लब में लाओ। वहां जाकर उसने आखिरकार एकेडमी की विच से मुलाकात की। उसने बिना घुमाए फिराए खुद को सेनरी बताया। वो तीसरे साल की विच जिसके बारे में अफवाहें थीं, असली साबित होने से ज्यादा कुट्टू उसकी चांदनी में चमकती खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद उसने सब कुछ बयान कर दिया। सेनरी को उसकी बातें झूठी लगी। वो बस अपना गेम खेलती रही। फिर गंभीर होकर उसने वही सवाल किया, क्या तुम दुनिया बदलना चाहोगे या खुद को? कदारू ने अजीब जवाब दिया, यस। उसने कहा कि उसे सीरियस होकर मदद करनी होगी मिस्टीरियस गर्ल से, जो बार बार उसका हाथ काटती है। सेनरी ने उसे एक चाम दिया, लेकिन असल में वो ट्रोल टाइप विच थी। पहले उसने मजाक में पेपर क्लिप देकर कहा चाम है। उसे चढ़ाने के बाद ही असली चाम दिया। चाम काम करता है या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने अगली मीटिंग तय की। साथ ही सेनरी ने कैटारू को ऑकल्ट क्लब ज्वाइन करने का इनवाइट भी दिया। उस रात धुंधले बादलों में एक ड्रीम वर्ल्ड में कदारू से एक लड़की मिली जिसने अपना नाम तमोको बताया। सेनरी द्वारा खींचा गया गार्डियन चाम। वो उसे सुरक्षित रखने आई थी। बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद उसने वादा किया कि वो कतारू को चैन की नींद दिलाएगी। यहाँ तक कि मजाक में कहा कि अगर वो जिंदा रही तो उसे डेट पर बुलाएगी। तभी मिस्टीरियस गर्ल फिर से आई। चार्म सीधे उसके मुंह में घुसा, लेकिन उसने थूक दिया और कैटरू की ब्लैंकेट में घुस गई। मगर चार्म असर करने लगा और लड़की असहज होकर वहां से चली गई। अगली सुबह तमोको की विदाई पर कटारू रो पड़ा। वो स्कूल पहुंचा और सप्लाई रूम का दरवाजा ढूंढा जो पिछली रात उसे दूसरे वर्ल्ड में ले गया था, मगर इस बार कुछ नहीं हुआ। क्लास में जाकर उसने कुटोरी को सब बताया, क्रीचर्स, जायंट मॉन्स्टर्स, लेकिन कुटोर ने भी सेनरी की तरह कहा कि ड्रग्स कम करो। चिया के आने पर उसने उसे भी इंसिडेंट सुनाया। ब्रेक में कैफेटेरिया में कॉटिस फ्री कॉफी काउंटर पर खड़ा हुआ, शिकायत कर रहा था कि कॉफी कितनी खराब है और सब उसे नशेड़ी समझते हैं। उसे लगा कुछ करना होगा। तभी उसने अपने करीबी दोस्त योशिनो को देखा और प्रैंक करने का सोचा। उसने योशिनो को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कोन दिया जिस पर ऊपर से हॉट सॉस डाला हुआ था। हाँ था। कदारू की किस्मत अजीब ही चल रही थी। बार बार प्रैंक का शिकार होने के बाद अब वो हर चाल समझ चुका था। आइसक्रीम कोन का खेल चलता रहा और आखिरकार कोन लूका के हाथ में पहुंच गई। सबको लगा अब कुछ गड़बड़ होगी, पर लूका आराम से खा गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। डर के मारे कोट्टू ने पूरा कोन खुद ही खा लिया ताकि अगर कोई डिलेड रिएक्शन हो तो उसे झेल ले। तभी लूसिया भड़क गई क्योंकि उसे लगा कि कदारू ने उसी स्पून से खाकर उसे इनडायरेक्ट किस कर डाला। उसने गुस्से में उसे ऐसा मुक्का मारा कि बेचारा उड़कर बाहर जा गिरा। चेहरे पर हाथ रखकर दर्द सहते हुए कदारू बाहर ठंडी हवा लेने गया, जहां उसने देखा शाइजेरू पेड़ के नीचे सो रही थी। वो भी उसके पास बैठ गया। अलार्म बजा तो दोनों की आंखें खुलीं और थोड़ी बातचीत के बाद वो अलग हो गए। दोपहर में कदारू फिर सेनरी से मिला। चाम सच में काम कर गया था। ये जानकर सेनरी ने तमोको को यूं ही कूड़ेदान में फेंक दिया। ये देखकर कदारू को बहुत अफसोस हुआ। उसने पूछा, तुम्हें सुपरनैचुरल पर विश्वास नहीं? सेनरी बोली, नफरत है मुझे इन सब पर विश्वास करने वालों से। फिर बताने लगी कि उसने ऑकल्ट क्लब बस इसलिए लिया ताकि डिसबैंड होने वाला रूम उसके काम आ सके। कैडरू ने चैलेंज दिया, वो एक गेम खेलेगा जिससे सुपरनैचुरल साबित होगा।
अगर कुछ न हुआ तो मान लेगा कि वो ड्रग्स पर है, और अगर हुआ तो उसकी रिक्वेस्ट माननी होगी। सेनरी ने पूछा, क्या रिक्वेस्ट? कोटारू मुस्कुराकर बोला, मुझे तुम्हारा चेस्ट टच करना है। सेनरी ने तुरंत पुलिस कॉल कर दी और घबराकर कदारू को मशीन जोर से बजाकर उसे रोकना पड़ा। आखिरकार सेनरी ने उसके गेम के लिए हाँ कर दी। उस रात मिस्टीरियस गर्ल फिर कदारू के रूम में आई। इस बार वो टोमोको की अटैक से बचने को तैयार थी, पर जैसे ही वो उसके ब्लैंकेट में घुसने लगी, कदारू ने एक जोरदार फाड़ छोड़ा और घृणा से वो भाग खड़ी हुई। अगली सुबह कदारू ने सेनरी से और चार्म्स मांगे। उसने बिना देखे ट्रैश कैन की ओर इशारा कर दिया। तभी उसे रेकलेस रिपोर्टर जाओ मिल गई, जो ऑकल्ट क्लब की खबर पर पहुंची थी। उसने कदारू को चैलेंज दिया, देखते हैं सुपरनैचुरल प्रूफ कौन पहले ढूंढता है। कदारू ने शिजेरू को क्लब में बुला लिया। वो जल्दी ही बाकी लड़कियों से घुल मिल गई। सेनरी को ये कियास खलने लगा। तभी शिजेरू का फोन बजा। डिसिप्लिन कमेटी का कॉल था। कदारू ने उसके कान में मजाक में फुसफुसाया और उसने वही रिपीट कर दिया, मैं कुत्तारू से प्यार करती हूँ और हमेशा उसका साथ दूंगी। कॉल कटते ही पता चला कॉलर थी लूसिया। वो गुस्से से क्लब पहुंची और कदारू को मुक्का मार दिया। बाद में शिजेरू ने समझाया कि ये बस जोक था, लेकिन भारी पड़ा। शिजेरू ने कहा कि वो कदारू की मदद के लिए क्लब में आई है ताकि सुपरनैचुरल सच साबित हो। ये सुनकर लूसिया भी जुड़ गई, पर असल में शिजेरू को कदारू जैसे परवर्ट से बचाने के लिए। सबको साथ बातें करते देख कदारू के दिल में ख्याल आया, मैं किसी बनने चाहता हूँ। अब तक हमेशा अकेला रहा, पर अब ये लोग मेरी बोरिंग लाइफ बदल सकते हैं। और इस तरह ऑकल्ट क्लब की शुरुआत हुई। बाहर मिस्टीरियस गर्ल अब भी कदारू को चुपचाप देख रही थी। अगले दिनों में कदारू हर सुबह बेहद फ्रेश महसूस करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे बहुत सारे टोमोक्को चार्म्स दिए थे। अब मिस्टीरियस गर्ल भी नजर नहीं आती। स्कूल में कुट्यूर, जो ग्रीनिंग कमेटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, ने अपकमिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल का ऐलान किया। हालांकि उसकी स्पीच थोड़ी हिचकियों से भरी थी, फिर भी उसने पूरा कर लिया। मीटिंग के बाद कदारू ने अपने दोस्त योशिनो को फेस्टिवल में चलने का न्योता दिया, पर उसे सीधे इनकार मिला। उदास होकर कदारू ऑकल्ट क्लब गया और वेबसाइट चेक करने लगा कि किसी ने कुछ पोस्ट किया या नहीं। तभी वहां एक अजनबी मिला, जिसने तुरंत उसे बाहर बुलाया। इसी बीच सेनरी बात से बाहर आई। पता चला कि पिछली रात उसकी कोई इंटेंस बैटल हुई थी और वो अभी भी थकी थी। कदारू पूछना चाहता था कि ये आदमी कौन है, पर तभी चिहाया भी आ गया। अजनबी का रवैया तुरंत बदल गया। वो उसका भूला हुआ लंच लेकर आया था। कदारू ने पोलाइटली अपना नाम बताया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम? उसने कहा, सकुया, मैं चिहा का भाई हूँ। लेकिन चिहाया ने उसे रोक दिया। सेनरी ने कहा, छुपाने की जरूरत नहीं। सकुया ने समझाया कि कुछ कारणों से वो चिहाया की देखभाल करता है। दोनों का सरनेम एक ही होने से कदारू उन्हें कैजुअली बुलाने में झिझक रहा था। सेनरी ने कहा, बस चिहाया को नाम से पुकारो। पर जैसे ही कदारू ने चिहाया का नाम लिया, सकुया, जो प्रोटेक्टिवनेस में खान जैसा भाई निकला, ने चेतावनी दी कि उसे नाम से मत बुलाना। बेल बजते ही मुद्दा टल गया। बाहर निकलते हुए कदारू जानबूझकर नाम रिपीट करके सकुया को चिढ़ाने लगा। सकुया ने ऐलान कर दिया, मैं तुमसे कभी पसंद नहीं करूंगा। क्लास में कदारू अभी भी चिहाया के अजीब भाई के बारे में सोच रहा था कि चौक की टैपिंग ने उसे खींचकर हकीकत में लौटा दिया। सामने लूसिया, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, अपना असाइनमेंट कर रही थी। कदारू ने योशिनो से पूछा, ये ग्लव्स हमेशा क्यों पहनती है? योशिनो बोला, शायद गंदगी छूना पसंद नहीं। कदारू ने इनकार किया, ऐसी सोच वाला इंसान प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये ग्लव्स दरअसल किसी डार्क फोर्स को सील कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात, योशिनो ने उसकी बात मान भी ली और साथ खेलने लगा। दोनों को टीचर ने क्लास डिस्टर्ब करने पर डांट लगाई। स्कूल के बाद ऑकल्ट क्लब में कदारू खुश हुआ, क्योंकि वेबसाइट पर किसी ने पोस्ट किया था। बाकी सब ज्यादा एक्साइटेड खाने पीने और मस्ती के लिए थे। जब ध्यान सीरियस हुआ तो उन्होंने पढ़ा, किसी स्टूडेंट ने त्सुचिनोको नाम की क्रीचर देखने का दावा किया है। सब अंदाजे लगाने लगे कि वो कैसा दिखता है या एडिबल है क्या। सेनरी बोली, वो बेसिकली एक मोटा स्नेक है। सुनने में अजीब, पर कदारू के अनुभव ऐसे थे कि उसे विश्वास हो गया। उसके मन में बस एक बात थी, अगर वो त्सुचिनोको पकड़ ले तो सेनरी के बूब्स उसकी डील होंगे। क्लब स्प्लिट होकर स्कूल गार्डन में खोज शुरू हुई। झाड़ियों में टटोलते कदारू को कुछ गोल गोल और मुलायम लगा। उसने सोचा स्नेक है, पर निकला लूसिया का बट। सच में एक मोटा स्नेक प्रकट हुआ। कदारू ने जंप मारकर अटैक किया, पर चिहाया ने आसानी से उसे पकड़ लिया। तभी उसे खींच लिया गया। उसने जोर लगाया और सामने आई एक अजीब औरत। शांत होकर उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं पार्ट टाइम सेल्स पर्सन और पार्ट टाइम एक्सोटिक क्रीचर हंटर हूँ। असल में उसका काम सेल्स था, हंटिंग तो बस लग्जरी शॉपिंग और ट्रैवल के लिए फंड जुटाने का तरीका था। उसने बताया कि ऑकल्ट क्लब की साइट पर पोस्ट देखकर उसने त्सुचिनोको का काम पकड़ा। इतना कहकर वो भागी और सब लंच ब्रेक खत्म होने से पहले डिसबैंड हो गए। खुशकिस्मती से कदारू को एक बन मिल गया स्नैक के लिए। उसने शिजेरू को भी बाहर लंच तैयार करते देखा। वादा याद करके वो उसके पास बैठ गया। खाते खाते कदारू ने शिजेरू की आई पैच देखी और पूछा, तुम्हें कोई बीमारी है? शिजेरू थोड़ी झिझकी, फिर बोली, राज बताऊंगी, लेकिन वादा करो किसी से कहोगे नहीं। कदारू ने हामी भरी। उसने पैच हटाई तो सामने आया उसका सीक्रेट। उसकी आंखें हेट्रोक्रोमैटिक थीं। शिजेरू असल में पैच इसलिए पहनती थी ताकि लोग उसकी आंखों को घूरे नहीं। कदारू ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर शिजेरू शर्मा गई। लंच के बाद कदारू ने एक कैंड कॉफी पी और रैपर फेंक दिया। तभी अचानक लूसिया
लूसिया प्रकट हुई और उसे सारा कचरा अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करवाया। हर कैन को धोना पड़ा। लंबी सफाई के बाद कदरू घास पर लुढ़क गया। लूसिया ने कहा, यह पनिशमेंट है मुझे छेड़ने के लिए। फिर उसने पूरे जोश से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर लेक्चर झाड़ दिया। जब होश आया तो समझी कि कुछ ज्यादा बोल गई। कदारू ने अपनी चीकी स्टाइल में उसे यूनिक और अमेजिंग बताना शुरू किया। इतनी तारीफ से घबराकर लूसिया ने उसे आसमान तक पंच मार दिया। शाम तक कदारू इन्फर्मरी में पड़ा रहा और फिर लंगड़ाता हुआ घर निकला। रास्ते में उसने मिस्टीरियस गर्ल को किसी चीज से भागते देखा। कॉन्फर्मेशन के लिए उसने एक्सेलरेशन पावर का इस्तेमाल किया और रूफ टॉप्स पर कूदते हुए उसका पीछा किया। दरअसल उसकी पावर रीराइटिंग थी। वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को एडिट करके मसल्स एनहांस करता था, लेकिन ड्रॉबैक ये था कि एनहांसमेंट परमानेंट हो जाती थी और उसकी पावर छुपाना मुश्किल होता था। फिर भी अपग्रेड किए बिना वो पीछा नहीं कर सकता था। अचानक वो मिस्टीरियस गर्ल और उसका परस्यूअर दोनों नजर से गायब हो गए। तभी पीछे से एक अजनबी आ खड़ा हुआ। कडारू ने सोचा कोई हंटर है। उसने वुल्फ समन कर दिया। कडारू लड़ नहीं सका और अपनी गॉड गिवन लेग्स से भागा। ट्रेन टनल में घुसा। सांस भी नहीं ली थी कि वुल्फ फिर आ धमका। जान बचाने के लिए वो चढ़कर माउंटेन तक पहुंचा। वुल्फ झपटा। कडारू को लगा अब मौत पक्की है, पर अचानक किसी ने उस बीस्ट को मार गिराया। होश आने पर कदारू खुद को एक रोड साइड डाइनर में 2 आदमियों के साथ पाया। वो बोले कि उन्होंने उसे पार्क में पाया था। कडारू ने मॉन्स्टर का जिक्र किया तो उन्होंने काम होकर क्वेश्चंस पूछे। जेंटलमैन ने अपना नाम इसाका बताया और कहा, इस ग्रीन सिटी में अजीब मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं। शायद वही था। बातें करते करते कदारू डर भूल भी गया। सेनरी के बूब्स को छूने की लालसा में उसने क्रीचर्स के बारे में और पूछा। इसाका ने कहा, अगर सच में जानना है तो मेरे एंटीक शॉप पर आ जाना। तभी पीछे से शिज़ुरू प्रकट हुई। उसने कदारू को देखा तक नहीं था जब तक उसने ग्रीट न किया। पता चला वो इस जगह की रेगुलर है। थोड़ी देर बाद कदारू ने उसे सब कुछ बता दिया और आर्म पर स्क्रैच दिखाया, लेकिन शिज़ुरू ने कुछ नहीं देखा। उसने दोबारा देखा तो वुंड गायब था। वो हैरान रह गया क्योंकि उसकी पावर्स तो शरीर में परमानेंटली एंग्रेव होनी चाहिए थी। उसने शिज़ुरू को घर छोड़ा। लौटते वक्त उसने सोचा शिज़ुरू की जिंदगी कितनी मुश्किल है और क्या वो उसकी मदद कर सकता है। दिन दोपहर को कदारू फिर शिज़ुरू के साथ लंच करके अकल्ट क्लब भागा। सेनरी को बताया कि उसे मिस्टीरियस फिनोमेना के बारे में जानकार कोई मिला है। वो सबको पार्क ले गया जहां कल रामेन स्टॉल था, मगर अब गायब। कंफ्यूज्ड होकर उसने शिज़ुरू को कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। लूसिया ने भी ट्राई किया, नतीजा वही। सब हारकर लौट गए। कदारू अकेला सर्च करने लगा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में एंटीक शॉप ढूंढते ढूंढते वो एक रेड हेयर्ड आदमी से टकराया। उसने नाम सुनकर चौंक कर पूछा, तुम सच में नॉर्मल लाइफ जी रहे हो? कडारू की कंफ्यूजन देखकर उसने वार्न किया, कुछ शेडी पंक्स हाल ही में दिखे हैं, उनसे बचना। अलग होने के बाद कदारू एक गली में पहुंचा और सच में उसी गैंग से टकरा गया। उन्होंने उसकी यूनिफॉर्म देखकर पहचान लिया, वो योशिनो वाले स्कूल का है। जैसे ही कोटारू ने अपने बेस्ट फ्रेंड का जिक्र किया, गैंग वाले अचानक चौकन्ने हो गए। उसकी जुबान से सीधे योशिनो नाम सुनकर वो हैरान थे। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में योशिनो की अलग ही दास्तान थी। कहते थे उसने अकेले ही 100 लड़कों को गिरा दिया था। एकदम लेजेंडरी बैडआस। उन्होंने कंफर्म करने के लिए योशिनो को कॉल लगाया। कॉल खत्म होते ही उनका रवैया बदल गया। अब कदारू को इज्जत देने लगे। उनकी मदद से आखिरकार कदारू एंटीक शॉप पहुंचा। अंदर इसाका से फिर मुलाकात हुई और शिज़ुरू भी वहीं थी। कदारू ने पूछा कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। शिज़ुरू ने बताया कि बैटरी बचाने के लिए ऑफ किया था। इसाका ने नोटिस किया कि दोनों की दोस्ती ज्यादा गहरी लग रही थी, जैसे अपर क्लासमैन और जूनियर नहीं बल्कि सच्चे दोस्त हों। कदारू ने उनकी पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया। शिज़ुरू डिसिप्लिन कमेटी जाते समय रास्ता भटक गई थी और उसने मदद की थी। उसकी टीजिंग आदत के चलते वो जल्दी ही दोस्त बन गए। फिर बात सीरियस हुई। कदारू ने क्रीचर्स के बारे में और जानना चाहा। इसाका ने कुछ ब्लरी फोटोज दिखाए। दुर्भाग्य से उनमें वो क्रीचर्स नहीं थे जिन्हें कदारू पहले देख चुका था। फिर भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद ये कुछ तो था। शाम को विदाई लेते वक्त इसाका ने उसे कुछ फोटोज और अपनी बिजनेस कार्ड दे दी ताकि जब चाहे एंटीक शॉप आ सके। घर लौटते वक्त कदारू और शिज़ुरू बातें करते रहे। शिज़ुरू जेन्युइनली खुश थी कि कदारू को कुछ परस्यू करने की मोटिवेशन मिली, भले ही रीजन सेनरी के मेलन्स ही क्यों ना हो। कम से कम अब वो पहले जैसा नहीं रहा। घर लौटने से पहले शिज़ुरू बेकरी से लेफ्ट ओवर ब्रेड क्रम्स ले आई। यही उसका अगले दिनों का खाना होता। फिर वो थ्रिफ्ट स्टोर भी गई। अगले दिन कदारू ने सेनरी के सामने फोटो फेंका, लेकिन वो वैलोरेंट मैच में इतनी मग्न थी कि ध्यान ही नहीं दिया। इसी बीच चिसूरू ने कल खरीदा हुआ सीडी निकाला और कहा कि सुनना चाहती है पर प्लेयर नहीं है। कदारू ने घर जाकर अपना पुराना म्यूजिक प्लेयर निकाला, वही जो वो पेरेंट्स की डांट सुनकर लगाया करता था। उसने शिज़ुरू को गिफ्ट कर दिया। शिज़ुरू ने वादा किया कि वो इसे संजोकर रखेगी। आगे के दिनों में कदारू की नाइट्स शांति से गुजरी। मिस्टीरियस गर्ल अब नहीं आती थी, लेकिन उसके मन में उस रात का डर बाकी था। वो क्यों भाग रही थी और वो आदमी कौन था? खतरनाक तो था ही। उसने सोचा कि शायद उसकी जिंदगी में पीसफुल दिन कभी नहीं आएंगे। तभी क्लासरूम का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर मिस्टीरियस गर्ल थी, पर सिर्फ कदारू उसे देख पा रहा था। बाकियों को तो लगा हवा से दरवाजा खुला है। वो आई और कदारू का हाथ काट लिया। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकली जिनसे योशिनो तक कांप उठा। फीड करने के बाद वो लड़की उसका
सलाइवा भीगा हाथ लेकर चली गई। केदरू दौड़कर सेनरी को ढूंढने निकला, मगर रास्ते में शिजेरू मिली, जो खुशी खुशी म्यूजिक प्लेयर सुन रही। उसके पास भी कहने को कुछ था, और क्योंकि कदरू को बस्टी दीदी से ज्यादा लॉलीज पसंद थीं, वो उसके साथ हो लिया। शिजेरू ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे ये प्लेयर दिया है, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो उसे टीचर नीशी से मिलाने ले गई। नीशी उन्हें गाड़ी में पास की हिल पर ले गया। निकलने से पहले उसने कदारू से कहा, जो शिजेरू बताने वाली है उस पर विश्वास करना। शिजेरू उसे एक घर ले गई। दोनों बिना बोले वहाँ इंतजार करते रहे। देर दोपहर को एक कपल वापस लौटा। उन्होंने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? जवाब देने के बजाय शिजेरू ने उनके फ्लावर गार्डन की तारीफ की और तुरंत कदारू को खींचकर वहाँ से निकल आई, ठीक उसी वक्त जब उनका बच्चा बाहर आया। जिज्ञासा में कदारू ने पूछा, ये लोग कौन है? शिजेरू बोली, ये मेरा फैमिली है। ये सुनकर कदारू दंग रह गया, क्योंकि वो लोग शिजेरू को पहचान भी नहीं पाए। अचानक शिजेरू रुक गई। उसकी नाक छूकर बोली, मेरा नाम बताओ। कदारू के चेहरे का रंग उड़ गया, उसे याद ही नहीं आ रहा था। शिजेरू ने समझाया, ये मेरी एबिलिटी की वजह से है। कदारू ने पूरी ताकत लगाकर उसका नाम जोर से बोला, शिजेरू, और ये सुनकर वो खुशी से मुस्कुरा उठी। शिजेरू ने तब बताया कि जब उसने पहली बार अपनी पावर खोजी तो वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाई और गलती से अपने माता पिता और छोटी बहन को अपनी यादों से मिटा दिया। उसने कहा कि उनका परिवार कभी खुशहाल था, अमीर नहीं थे, लेकिन साथ में मजे करते थे। उसकी सबसे प्यारी यादें थीं माँ बाप के साथ मछली ग्रिल करना, घूमने जाना और बागवानी करना। मगर वो खुशी ज्यादा देर नहीं रही। एक मनहूस दिन एक क्रीचर ने उनके घर पर हमला किया। उस हमले में उसकी एक आंख घायल हो गई और उसके पिता अपनी पत्नी और बेटी को बचाते हुए पीठ पर छुरा जैसे मलबे से घायल हो गए। उस अफरा तफरी के बीच एक स्पेशल टास्क फोर्स आ पहुंची। उसने उस थ्रेट को एलिमिनेट किया और पूरे परिवार को निकाल ले गई। इसके बाद शिजेरू की पावर धीरे धीरे प्रकट होने लगी और उसकी जिंदगी बिखरती चली गई। उसके हेटेरोक्रोमिया की वजह से उसे स्कूल में लगातार तंग किया जाता। माँ को फायर से फोबिया हो गया था, इसलिए वो फिर कभी मछली नहीं ग्रिल कर पाए। और फिर जब उसकी एबिलिटी का पता चला तो एक आदमी आया जिसने उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले जाने के लिए ढेर सारा पैसा ऑफर किया। शिजेरू ने हाँ कर दी और हर वीकेंड घर आती रही, मगर पैसे की वजह से उसके माता पिता में झगड़े शुरू हो गए। शिजेरू ने लाख कोशिश की झगड़े रोकने की, मगर नाकाम रही। उसे लगा सब उसकी ही गलती है। उसी दर्द में उसने दिल से इच्छा की कि सब पहले जैसा हो जाए, और उसी विश ने उसकी पावर को ट्रिगर कर दिया। इसके बाद उसके परिवार की यादों से उसका नाम हमेशा के लिए मिट गया। ये सब सुनकर कादारू के दिल में उस लड़की के लिए गहरा दुख भर गया। उसने पूछा, फिर मैं तुम्हें कैसे याद कर पा रहा हूँ? शिजेरू ने कहा, क्योंकि अब मैं अपनी एबिलिटी कंट्रोल करना सीख चुकी हूँ। वापसी पर रात हो चुकी थी। रास्ते में कोदारू ने निसी से पूछा, क्या वो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? उसने सीधे नहीं कहा, लेकिन हल्की सी नेक मूवमेंट ने हाँ साबित कर दी। और भी पूछने पर निसी ने जवाब दिया कि पावर लोग लेकर पैदा नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि ये ड्रग्स से पैदा होती है। कादारू को वो पल याद आया जब शिजेरू ने उसके जख्मी हाथ को देखा था, शायद वही शुरुआत। निसी ने आगे सवाल करने से रोकते हुए कहा, ज्यादा सीक्रेट्स जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। उसने ये भी बताया कि शिजेरू के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बहुत फ्रूगल रहती है, शायद इसलिए कि वो एक घर खरीदना चाहती थी, वही सपना जो उसके पिता ने कभी देखा था। अगले दिन कातारू एक मुश्किल स्थिति में फंस गया। एक बेसबॉल फूलों की क्यारी में जा गिरा और लुसिया ने उसे लौटाने से मना कर दिया। उनकी बहस इतनी तेज थी कि पूरा क्लब इकट्ठा हो गया। कातारू ने तुरंत गेंद बेसबॉल टीम को वापस कर दी। चिहाया ने लुसिया को स्कोल्ड किया कि वो साफ सफाई को लेकर ओवर ऑब्सेस्ड है, सिर्फ गेंद उठाने से गंदी नहीं हो जाती, उसने कहा। लुसिया भड़क उठी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने साफ किया कि गेंद को छूने से प्रॉब्लम नहीं, फ्लावर्स को छूने से थी। फिर वो चिल्लाई, चिहाया को धक्का दिया और भाग गई। कादारू उसके पीछे भागा और देखा कि लुसिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि वो खुद भी ऐसी नहीं बनना चाहती। उस समर एक लड़की ने अजीब पावर अवेकन की थी। उसके टच से हर चीज ऐश में बदल जाती। वापस प्रेजेंट में शिजेरू के रिक्वेस्ट बॉक्स की वजह से क्लब को एक नया मिस्ट्री मिला। कादारू ने लेटर सबको पढ़कर सुनाया। वो था असाही हारुका के बारे में। ऑर्फनेज में उसके आने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। खुद ब खुद खिड़कियां टूटना, पेट्स का मर जाना, फिर टीचर्स और बच्चे, और आखिर में ऑर्फनेज का बंद हो जाना। लिफाफे में आगे लिखा था कि 7 साल पहले उसी ऑर्फनेज से एक लड़का एलिमेंट्री स्कूल नंबर 7 में ट्रांसफर हुआ था। कुछ दिन बाद उस लड़के ने लेखक को असाही के बारे में बताया और जल्द ही वो गंभीर इलनेस से मर गया। बहुतों का मानना था कि ये असाही की स्लीप डिस्टर्ब करने की कर्स थी। उस लड़के का नाम था किशिदा। कादारू ने सोचा, अगर ये 7 साल पहले हुआ था तो किशिदा उनकी ही उम्र का रहा होगा। और तभी उसे याद आया कि उसका बेस्ट फ्रेंड योशिनो भी एलिमेंट्री नो 7 में पढ़ता था। उसने तुरंत उसे कॉल करने का निश्चय किया। उधर कादारू ने देखा कि चिहाया और लुसिया के बीच टेंशन अभी भी बनी हुई थी। क्लब एक्टिविटीज के बाद उसे लगा पहले लड़कियों का कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना जरूरी है। जब उसने कोर्टयार्ड में शिजेरू को देखा तो जाकर सारी घटना उसे बता दी। शिजेरू कुछ पल चुप रही, फिर उसने पूछा कि क्या कादारू लुसिया का सीक्रेट जानना चाहता है। उसने कहा वो बताएगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर,
कि कादारू लुसिया का दोस्त रहेगा चाहे मौत भी आ जाए। ये भारी सवाल कादारू को लेट आफ्टरनून तक सोचते रहने पर मजबूर कर गया। फिलहाल उसने मैटर को अलग रखा और योशिनो को कॉल किया। उसी वक्त योशिनो एक एल्डरली लेडी की सड़क पार कराने में मदद कर रहा था। जब कादारू ने नाम किशिदा और असाही लिया तो योशिनो कुछ नहीं बोला। मर चुके लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने चेतावनी दी कि अगर कादारू और डिगिंग करेगा तो सावधान रहे। अगर ग्लास टूटने की आवाज सुने तो अपनी लाइफ बचाने के लिए भाग जाए। अगले दिन स्कूल में योशिनो ने कादारू को एक पुरानी कॉन्टैक्ट लिस्ट दी। कहा शायद काम आए। कादारू सीक्रेटली लुसिया का पीछा करता हुआ कॉपी रूम गया और उसे लिस्ट डुप्लीकेट करने में मदद करने के लिए कहा। जल्दी से काम कर उसने लिस्ट डुप्लीकेट की और स्लिप अवे कर गया। लेकिन लुसिया उसके पीछे दौड़ी क्योंकि उसने एक पेपर छोड़ दिया था। अजीब बात यह थी कि कादारू को याद नहीं कि उसने इसे प्रिंट किया था। उस पेपर पर एक लाइन लिखी थी, डोंट वेक मी अप। जैसे ही उसने इसे पढ़ा, सील्ड विंडो क्रैक्ड होकर शैटर्ड हो गई। लुसिया को शक हुआ कि कादारू फिर से यूजुअल ट्रिक्स कर रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कादारू ने असाही की पूरी कहानी लुसिया को बताई। सुनने के बाद लुसिया ने सोचा कि क्रैक्ड ग्लास शायद सच में असाही की वजह से टूटा था। मगर कादारू ने कभी नहीं सोचा कि असाही ईविल है। उसे लगा कि शायद लड़की कुछ डीप सॉरो लेकर चल रही है और साबित करना चाहती है कि वह मलिशियस नहीं है। उसने लुसिया से हेल्प मांगी कि लड़की का नाम साफ करने में मदद करे। उनकी हैंडशेक ने लुसिया को सरप्राइज किया। उसने किसी के साथ इतने लंबे समय बाद ऐसा किया था। घर जाने के रास्ते में बारिश शुरू हो गई। लुसिया ने अम्ब्रेला खोला और उसी वक्त एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। उसके सामने का स्ट्रीट लाइट फट गया और उसके नीचे खड़ा था एक साही। उसे देखकर लुसिया पेनफुल मेमोरी में फंस गई, चिल्लाई और अपना फेस पकड़े रही। उधर कादारू को असाही के पूर्व विक्टिम्स फोन पर बिरेट कर रहे थे कि उसके बारे में पूछने के लिए। कुछ ने कहा कि कर्स अभी भी खत्म नहीं हुआ। हर लीड डेड एंड पर खत्म हो रही थी। इस समय कादारू के पास और कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ लुसिया पर भरोसा करना, क्योंकि उसने पहले ही उसे कांटेक्ट करने को कहा था उन गर्ल्स से जो डायरेक्टरी में थीं। अगले दिन लुसिया स्कूल नहीं आई। कादारू ने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंच पाया। तभी नोसी रिपोर्टर जोनो आई। उसने सुना था कि कादारू किसी स्ट्रेंज मामले में इन्वॉल्व्ड है। उसने असाही के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। जोनो ने कहा कि उसका कोई इल इंटेंट नहीं था, बस दूसरों की मदद करना चाहती थी जो सुपरनैचुरल फिनोमिना का पीछा कर रहे थे। फिर उसने कहा कि कादारू उस पर एक फेवर रखता है और चली गई। कादारू ने रिपोर्ट खोली और पढ़ा। इसमें मिली जानकारी के आधार पर उसने किसी ऐसे आदमी का पता लगाया जिसने असाही से एनकाउंटर होने का दावा किया था। उसने एक रिकॉर्डिंग चलाकर ब्रोकन विंडोज की आवाज सुनाई और कुछ अजीब कहानियां बताईं, मगर बाद में पता चला कि उसने सब एग्जैजरेट किया था। असली में कुछ नहीं हुआ। निराश होकर कादारू बारिश में घर लौटा। एक ही उपयोगी चीज जो उसने सीखी वह यह थी कि वह ऑर्फनेज जहां असाही रहती थी उसे सैंटा ब्रोया पीस गार्डन कहा जाता था। घर जाते समय कादारू को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। एक आवाज फुसफुसाई, डोंट वेक मी अप। स्टार्टल्ड होकर उसने जल्दी से हाथ खींच लिया। ध्यान से देखा तो लुसिया थी। उसने वही वर्ड्स दोहराने के बाद फेंट कर गई। जब उसने होश पाया तो वह कादारू के घर पर थी। उसने बताया कि उसे कोल्ड लगने से बचाने के लिए अनक्लोथ्ड किया। लुसिया ने धन्यवाद कहा और पास की पॉटेड प्लांट की ओर गई। उसने एक लीफ प्लक किया और वो तुरंत ऐश में बदल गई। लुसिया ने कहा कि ये असाही के कर्ज की पावर है। कादारू पैनिक में आ गया, सोचते हुए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ने कर्ज लुसिया पर ला दिया। उसे याद आया शिजेरू ने कहा था कि लुसिया बचपन में एक्सीडेंट में थी और उसके बाद एनिमल्स और प्लांट्स उसके पास मुरझा जाते थे। हालांकि एक्सीडेंटल था, लुसिया हमेशा खुद को दोष देती थी। तब से उसने विश्वास किया कि उसके हाथ गंदे हैं। किसी लिविंग बीइंग को टच करना उसके लिए डरावना था। केवल ग्लव्स पहनना ही मदद करता था। उसने सोचा अगर उसे ग्लव्स पहने तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रियलिटी नहीं बदली। वह सच में गंदी मानती थी। कादारू ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। संघर्ष के दौरान लुसिया की कुछ पावर अनजाने में कादारू की आर्म को छू गई। लुसिया को घर छोड़ने के बाद कादारू ऑर्फनेज गया जो अब हाई टॉक्सिक वेस्ट के कारण रिस्ट्रिक्टेड था। वार्निंग को इग्नोर करते हुए वह अंदर गया, अनअवेयर कि सिक्योरिटी कैमरास उसे देख रही थी। उसने चर्च में प्रवेश किया और 7 साल पुराने कई ओल्ड फोटोज देखे जिनमें कशीदा और आखिर में असाही की तस्वीरें थीं। लेकिन जैसे ही उसने असाही की तस्वीर देखी वो शैटर्ड हो गया। उसने पहले ही सब कुछ फिगर आउट कर लिया था। ये सब कॉन्टैक्ट लिस्ट की वजह से था। एक नाम वाका मूव हो गया था, इसलिए एड्रेस आउटडेटेड था। फिर भी जब कादारू ने उस नंबर पर कॉल किया, कर्स वहां एक्टिवेट हो गया। लिस्ट तक पहुंच सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड योशिनो, कादारू और डिलिबरेटली लुसिया को दी गई थी। लुसिया ने एडमिट किया कि उसने ग्लास तोड़ा और कादारू को रोकने की कोशिश की ताकि उसकी पास्ट शेमफुल हिस्ट्री रिवील न हो। मगर कादारू ऑब्सेशन में था, सिर्फ ट्रूथ जानना चाहता था। लुसिया ने अपनी पावर रिवील की। उसके हाथ टॉक्सिन छोड़ सकते थे जो ग्लास तोड़ सकता था और कांटेक्ट के बिना लोगों को मार भी सकता था। उसने सभी को आगे डिगिंग से रोकने की कोशिश की। उसके सराउंडिंग्स पॉइजन से ढक गए थे। बोलते बोलते कादारू कोलैप्स होने लगे। उसका पॉइजन से पॉइजनड
होना तब हुआ जब पावर अनजाने में उसे छू गई थी। लुसिया पैनिक में आकर माफी मांगी, लेकिन कादारू ने ही उसे कहा, सॉरी, अगर मैं स्ट्रॉन्गर होता तो तुम्हें इतना सफर नहीं करना पड़ता। टू अवॉइड टॉक्सिन की मौत, कादारू ने अपने सेल्स की स्ट्रक्चर रीराइट की और अपने बॉडी को लुसिया के पॉइजन के रेजिस्टेंट बना लिया। कुछ ही मोमेंट्स में वह पूरी तरह रिकवर हो गया, जिससे लुसिया स्टन्ड रह गई। उसने अपनी पावर नहीं बताई, बस लुसिया का हाथ पकड़कर कहा कि वह उसकी फ्रेंड रहेगा, इसलिए अब सैड या रन अवे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। और वैसे भी वह अलोन नहीं थी, उसके पास ऑकल्ट क्लब था। कादारू के हर शब्द ने लुसिया के दिल को छू लिया। लुसिया टूटकर रो पड़ी और कादारू को टाइट हग किया, सारी दुख दर्द रिलीज कर दिया। बाहर ऑरेंज सूट्स में एक टीम रश्ड इन। लुसिया ने कादारू को कहा, चिंता मत करो, ये उसकी टीम थी। लीडर सामने आई, मिस निशी। बाद में मिस निशी कादारू को हॉस्पिटल ले गई चेकअप के लिए। जबकि वह समहाउ लुसिया की पावर से इम्यून था, कादारू को निशी और उसके पीछे की ऑर्गेनाइजेशन का ट्रूथ जानना जरूरी था। उसने बताया, नाम था गार्डियन, एक ग्रुप जो सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करता है अर्थ की रक्षा के लिए। राइट नाउ ग्रीन सिटी खतरे में था, क्योंकि कोई की के पोजेशन में था, एक बीइंग जिसकी एग्जिस्टेंस दुनिया की फेट तय कर सकती थी। उसकी मौजूदगी का डीप प्रभाव था लोगों के फेथ और बिलीफ सिस्टम्स तक प्रभावित। निशी ने रोकते हुए कहा, सब सीक्रेट रखना, वरना कादारू पूरी तरह से अर्थ से वैनिश हो सकता था। कादारू ने एक कंडीशन पर अग्री किया, लुसिया उसे बेंटो बनाए। एम्बेरस्ड, लुसिया ने उसे स्कोल्ड किया और निशी दोनों को अकेला छोड़ गई। कुछ ही दिनों बाद कादारू पूरी तरह रिकवर हुआ और स्कूल लौट आया। एक दिन रेस्टरूम से निकलते ही लंच के बारे में सोचते हुए उसे पीछे से अटैक किया गया और अनकॉन्शियस कर दिया गया। जब उसने आंखें खोली, सब पिच ब्लैक था, आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड और लिम्स टाइटली बाउंड थे। वह स्ट्रगल करता रहा, तभी फेमिलियर वॉइस, लुसिया ने जेंटली कहा, काम डाउन। लेकिन पहले उसने कादारू से प्रॉमिस मांगा। सिचुएशन समझ न पाने के बावजूद कादारू ने अग्री किया। लुसिया ने ब्लाइंड फोल्ड हटाई और उसे अनटाई किया और कादारू स्टन्ड रह गया। स्पीचलेस, लुसिया मेड आउटफिट में थी और खुद का बनाया लंच ट्रे पकड़े हुई थी। कादारू शॉक में फ्रोजन था। वह सिर्फ डेज पहले जोक कर चुका था, फिर भी लुसिया ने इसे सच में लिया। ब्लशिंग फियर्सली, लुसिया ने अपना फेस हटाया। कादारू ने सॉफ्ट कॉम्प्लीमेंट्स दिए, आउटफिट और हार्ड वर्क की तारीफ की, मगर जितना वह बोलता गया लुसिया उतनी एम्बेरेस्ड हुई और अंत में फ्रस्ट्रेशन में उसे स्मैक कर दिया। वे दोनों बैठ गए और साथ में लंच करने लगे। कादारू ने लुसिया की कुकिंग की तारीफ की और लुसिया ने राहत की सांस ली। उसने पूरा दिल लगाकर खाना बनाया था शिजेरू की मदद से, क्योंकि लुसिया खुद कुछ टेस्ट नहीं कर सकती थी अपनी बॉडी की टॉक्सिसिटी की वजह से। शिजेरू ने एक स्पेशल मेडिसिन बनाया ताकि वह मदद कर सके और इसी बीच दोनों में निकटता बढ़ी। स्कूल और गार्डियन में शिजेरू ही लुसिया की एकमात्र सच्ची दोस्त। ये सुनकर कादारू ने उसे करेक्ट किया, याद दिलाया कि उसके पास वह और बाकी ऑकल्ट क्लब भी हैं। लुसिया थोड़ी हेजिटेंट हुई, अभी भी ऑकवर्ड महसूस कर रही थी अपने पास्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण चिहाया के साथ। कादारू ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि सब ठीक होगा, वह उसके साथ रहेगा। लंच के बाद लुसिया क्लब रूम गई चिहाया से माफी मांगने। चिहाया भी कोइंसिडेंस से वही सोच रही थी। दोनों ने सिर झुकाकर फॉरगिवनेस मांगी। अंत में दोनों ने पीस बना ली, मगर चिहाया पूछ ही नहीं सकी कि लुसिया कादारू से क्यों चिपकी रहती है। लुसिया ने गर्व से कहा, वह मेरा फ्रेंड है। शायद इतने लंबे समय अकेली रहने के बाद अब वह प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना भूल गई थी। इसी दौरान शिजेरू भी कादारू से चिपक गई, अपना स्टेक जमा रही थी, लेकिन कुछ एरियाज में स्पष्ट रूप से लुसिया अपर हैंड में थी। इसके साथ कादारू ने आधिकारिक तौर पर अनाउंस किया कि ऑकल्ट क्लब वापस एक्शन में है। आज का मिस्ट्री था एक लेजेंडरी सोर्ड जो कहीं ग्रीन सिटी में फंसा हुआ कहा जाता था। केवल ट्रू हीरो ही इसे निकाल सकता था। बस इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वे इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़े। क्लब पहले उस कैंडी स्टोर गई जहां सोर्ड 10 साल से स्टक था। अचानक योशिनो आया और दावा किया कि उसने वही सोर्ड निकालने की ट्रेनिंग 10 साल की थी, लेकिन सारी मेहनत एफर्टलेसली चिहाया कि ब्रूट स्ट्रेंथ के सामने नाकाम रही। उसने सोर्ड कुछ सेकंड्स में ही खींच दिया और उससे भी शॉकिंग, सोर्ड तुरंत टूट गया। मिस्ट्री सॉल्व्ड। फिर उन्होंने एक अबैंडन्ड हाउस से आने वाली स्ट्रेंज नॉइज की जांच की। एंटर करते समय कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। तभी चिहाया फिसली। कादारू रश्ड ओवर और प्रोसेस में एक्सीडेंटली कुछ इंडीसेंट बुक्स अनकवर कर दी। चिहाया चिल्लाई और उसे फेस पर मारा। चांस से कादारू एक बॉक्स में गिर पड़ा जिसमें एक स्टफ्ड एनिमल था जो म्यूजिक बजाता था। मिस्ट्री नंबर 2 सॉल्व्ड। थर्ड स्टोरी, स्कूल में मिडनाइट पर बूगीमैन की आवाज। पूरा ग्रुप टैब्लॉइड गर्ल जाओ को स्नीक करते हुए बाईपास कर गया और साउंड के सोर्स की जांच की। पता चला कि यह बस कादारू का फ्रेंड था जो क्लासरूम में लेट नाइट ट्रेनिंग करता था। थर्ड मिस्ट्री भी सॉल्व्ड। कुछ दिन बाद कादारू फॉरेस्ट में कुछ नए क्लूज खोजा। आउटसाइडर्स को ऐसा लगा जैसे ग्रुप पिकनिक हो रहा हो। सकुया ने सबके लिए खाना तैयार करने का वादा किया, सिर्फ कादारू को छोड़कर। सेनरी ने इसे अनरिलायबल माना, लेकिन कादारू पर भरोसा किया। उसने पूछा कि कोई ज्वाइन करना चाहता है या नहीं, कोई इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड नहीं था, सिर्फ शिजेरू छोड़कर। लुसिया ने कहा कि लड़की सिर्फ कादारू को खुश करने के लिए नहीं जाएगी, और शिजेरू ने रिप्लाई दिया कि वह सिर्फ इसलिए नहीं जा रही। इसलिए कादारू ने डिसाइड किया कि क्लब सभी एक साथ वीकेंड में जाएगा। सैटरडे को कादारू मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा। वह अकेला लेट था। सभी एक्साइटेड थे, खासकर कुचर के गार्ड डॉग के लिए, जो पहले वाला अजीब हेज हॉग लाइक क्रीचर था। कुचर ने इसे लिया और मौत नाम दिया। हालांकि डॉग जैसा नहीं दिखता, सभी ने इंसिस्ट किया कि यह डॉग है। अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए मौत घूमा और कादारू को उड़ा दी। ग्रुप फिर फॉरेस्ट में एंटर हुआ। मौत ने पास की नदी लोकेट की। मैप देखकर कादारू ने सजेस्ट किया कि वुड्स काटकर रिवर डाउनस्ट्रीम फॉलो करें। काउटोरी ने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन सभी ने कहा सिर्फ बॉइल्ड होने पर ही पीना चाहिए। शिजेरू ने पानी पिया और कंफर्म किया कि क्लीन है। वुड्स में गहराई बढ़ने पर एयर सांस लेने में मुश्किल होने लगी। शिजेरू ने 2 हेडेड क्रीचर देखा और पीछा किया। लुसिया भी उसके पीछे। मौत ने सेंट फॉलो किया और बाकी को आगे ले गया। वे शॉक थे जब उन्होंने एक स्ट्रेंज टॉक्सिक डंप देखा। लुसिया और शिजेरू जल्दी वापस आए और सबको वार्न किया कि आगे मत बढ़ो, सब्सटेंस पोटेंशियली डेडली था। यह एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सोर्स हो सकता था। शिजेरू ने पहले पकड़ा हुआ 2 हेडेड रैट भी बाहर निकाला। यह जीवित था, लेकिन वेस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद मर गया। साबित हुआ कि ये स्ट्रेंज क्रीचर्स शायद इस पोल्यूशन की वजह से हुई म्यूटेशंस थी। कादारू हेजिटेट कर रहा था, अनश्योर कि क्या इसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट करे। रैट को दफनाने के बाद ग्रुप वापस जाने लगा। रास्ते में कादारू ने एक स्ट्रेंजली फेमिलियर ट्री देखा। अचानक वही मिस्टीरियस गर्ल फिर दिखाई दी। कादारू तुरंत उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ने में कामयाब रहा। वह एक वुडन स्नेक पकड़े थी। तभी कादारू के दिमाग में स्ट्रेंज मेमोरीज की लहर दौड़ गई। मरते समय किसी लड़की की एम्ब्रेस और एक मिस्टीरियस व्हाइट हेयर्ड गर्ल द्वारा हत्या। सब अननर्विंगली रियल लग रहा था। पैनिक में हेविली ब्रीथ करते हुए वह जल्दी ही गर्ल्स द्वारा पाया गया, लेकिन मिस्टीरियस गर्ल गायब थी। कादारू कुछ नहीं बोला और सभी लौट आए। उसी रात कादारू ओकल्ट क्लब रूम गया और पाया कि सेनरी अभी भी वहां थी। वह स्लीपलेस थी और रिपोर्ट लिख रही। हालांकि लिखा, उसने डिसाइड किया कि उसे पब्लिश नहीं करेगा। उन्होंने ह्यूमन डैमेज पर चर्चा की जो एनवायरनमेंट पर हो रहा था। सेनरी ने कहा कि अगर डिस्ट्रक्शन जारी रही तो अर्थ कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच सकती है, लेकिन कादारू अभी भी विश्वास करता था कि अर्थ सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि हमेशा लोग हैं जो उसकी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पोल्यूशन का सोल्यूशन पूछे जाने पर कादारू ने कहा कि फैक्ट्रीज को हटाना चाहिए। सेनरी ने रिप्लाई किया कि आसान तरीका है उन ह्यूमंस को रिमूव करना जो समस्या पैदा कर रहे हैं। ऑकल्ट क्लब में कादारू को शॉकिंग न्यूज मिली। स्कूल ने क्लब डिसबैंड करने का निर्णय लिया, संभवतः जाओ इंसिडेंट के कारण। शिजेरू बहुत सॉरी थी, कह रही थी कि जाओ काइंड पर्सन थी, हमेशा कादारू के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कैंडी देती थी। क्लब डिसबैंड होने के मैटर पर सेनरी ने केवल टेम्पोरेरली एक्टिविटीज सस्पेंड करने को अग्री किया, उस टैब्लॉइड गर्ल की वजह से। पास्ट में जाओ हमेशा यह फैलाती रही कि वह कादारू को चैलेंज कर रही थी। कादारू उसका लास्ट पर्सन था जिससे उसने बात की। कॉन्सिक्वेंसेस जाओ के पुअर डिसीजंस और डिसअपीयरेंस का परिणाम थे, लेकिन लोग हमेशा किसी को ब्लेम करने के लिए ढूंढते हैं और कादारू को फॉल लेने के लिए चुना गया। सेनरी ने पहले ही फोर्सी कर लिया था कि डिसबैंडमेंट इनएविटेबल होगा। अगर रेजिस्ट करते, स्कूल धीरे धीरे टारगेटिंग शुरू कर देती। कादारू रिफ्यूज्ड। वह उन कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं लेना चाहता था जो उसने किए ही नहीं। उसने सभी को कन्विंस किया कि इस जगह को बचाए, सभी मेमोरीज के लिए, और क्योंकि उसे वहां बिलोंगिंग महसूस हुआ। उसकी स्पीच ने सभी के दिल छू लिए। सबने डिसाइड किया कि वे गिव अप नहीं करेंगे। हेनरी ने कहा कि अगर जाओ को ढूंढ लिया जाए तो क्लब बचाने का तरीका हो सकता है। करंट सर्च पार्टी पहले ही गिव अप कर चुकी थी, मानते हुए कि जाओ डेड है और स्कूल बस सूटेबल मोमेंट का इंतजार कर रही थी। क्लब शट डाउन करने के लिए उन्हें जल्दी एक्ट करना पड़ा। ग्रुप ने अपना गियर इकट्ठा किया और फॉरेस्ट में डीप जाकर जाओ के साइंस खोजने शुरू की। थोड़ी दूरी पर शिजुरू ने पॉसिबल ट्रेस स्पॉट किया। ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी उन्होंने फॉलो किया। डिस्टेंस बढ़ने पर ट्रेल फेड होने लगी। शिजुरू ने पैटर्न एनालाइज किया और गेस किया कि जाओ ने अपने ट्रैक्स कवर की। सवाल उठता है कि किससे छुपा रही थी। सबने थ्योरीज टॉस करनी शुरू की। आखिरकार सेनरी टायर्ड हो गई और कहा कि उसे बाथरूम जाना है। बाकी गर्ल्स उसके पीछे चली गईं। कादारू अकेला रह गया। मिनट्स बीते 30, लेकिन कोई वापस नहीं आया। वरीइंग कि वे खो गई हों, कादारू उन्हें ढूंढने गया। रास्ते में उसने एक मिस्टीरियस मैन देखा। सस्पिशियस, उसने उसका पीछा किया लेकिन थिकेट में खो गया। तभी पहले जैसी वुल्फ पैक ने उसे घेर लिया और अटैक किया। जिंदगी बचाने के लिए कादारू ने लीडर वुल्फ को पंच किया और भागने की कोशिश की। अपनी बॉडी को फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रीराइट करने के बावजूद वह वुल्फ्स से तेज नहीं दौड़ पाया और जल्दी ही पकड़ लिया गया, पिन किया गया और काटा गया। डेस्परेशन में डेथ के कगार पर कादारू चिल्लाया और अपनी लिमिट्स तक बॉडी को पुश किया। अचानक उसकी आर्म से क्लॉज उगे और उसने लीडर वुल्फ को फाड़ दिया, जिसका बॉडी तुरंत गायब हो गया। बाकी वुल्फ्स डर के मारे भाग गए। शॉक में कादारू ने क्लॉज देखा जो टच करते ही शैटर्ड हो गए। आराम करने का समय नहीं था। वह खड़ा हुआ और दूसरों को खोजने निकला। तभी उसने लुसिया की स्क्रीम सुनी। सीन तक रश करने पर पाया कि लुसिया और शिजेरू मॉन्स्टर्स से घिरी हुई। क्रीचर्स अटैक करने लगे। दोनों लड़कियों ने बैकपैक से वेपन्स निकाले। लुसिया के पास कटाना और शिजेरू के पास डैगर्स। दोनों सिंक में काम करते
हुए एनिमीज को एक एक करके काटने लगी। कादारू मदद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका बॉडी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। शिजेरू पीछे हटकर उसे हील करती रही, जबकि लुसिया लाइन को होल्ड करती रही। ट्रीटमेंट के दौरान शिजेरू ने बताया कि मॉन्स्टर्स गाया द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, जो गार्डियन के विरोधी हैं। हील करने के बाद शिजेरू ने कादारू से कहा कि वह दूसरों को ढूंढे। उन्हें ट्रस्ट करते हुए कादारू नाइट में भागा और चिहाया को पाया, जिसने ऑलमोस्ट ट्री ब्रांच स्विंग किया। उसे बेयर समझकर कादारू ने तुरंत उन्हें इकट्ठा किया और तीनों को तुरंत एस्केप करने को कहा, लेकिन तभी ओवरहेड एक मैसिव मॉन्स्टर प्रकट हुआ। कादारू ने उन्हें रन करने को कहा कि शिजेरू और लुसिया बाहर उनका इंतजार करेंगे। मॉन्स्टर ने कुटोरी की तरफ टेंटिकल फेंकी। कादारू ने आर्म से इंटरसेप्ट किया और कहा कि वह जा सकती है। तीनों भागे और कादारू मॉन्स्टर से एंगेज हुआ। टेंटिकल उसकी आर्म से चिपक गया, खून चूस रहा था और खींच रहा था। पेन में स्ट्रगल करते हुए उसकी क्लॉज वापस आई और उसने टेंटिकल काट डाला। वेपन होने के बावजूद कादारू मॉन्स्टर के फ्यूरियस ब्लोज सहन नहीं कर सका और स्ट्रेंथ जल्दी घटने लगी। फिर मिस्टीरियस गर्ल फिर प्रकट हुई और कादारू को बचाया। मॉन्स्टर को एक स्ट्राइक में आधा काट दिया। वह उसके पास आई, उसे मारते हुए, जिससे कादारू पैनिक में अटैक करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुटोरी ने उसे रोका। यह देखकर वह गर्ल बिना सवाल पूछे चली गई कि उसने मिस्टीरियस गर्ल को कैसे देखा। कुटोरी ने उसे खींचा और बाकी के साथ रीग्रुप किया, लेकिन एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। शिजेरू और लुसिया अब सेनरी और चिहाया का सामना कर रही थी। कारण था कि जब सेनरी और चिहाया की ग्रुप पहले आई थी, मॉन्स्टर्स ने अटैक नहीं किया था और वे बिल्कुल डर भी नहीं रहे थे। सेनरी ने सच बताया, वह गाया की मेंबर थी, गार्डियन हंटर्स की एनिमी। जब लुसिया चार्ज करने लगी, सकुया आया और सपोर्ट किया। उसने कहा कि अब वे यहाँ से जा चुके हैं और दोनों गर्ल्स को ले गया। एग्जॉस्टेड, कादारू कोलैप्स हुआ और अनकॉन्शियस हो गया। अगले दिन वह अपने घर में जागा। स्कूल पहुंचा तो सभी गर्ल्स गायब थीं और कोई भी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। बेस्ट फ्रेंड ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया और पूछा, लेकिन कादारू ने चुप रहा। इसी तरह सभी डिसअपियर हो गए। डेज बीत गए, जा अभी भी मिसिंग थी, बाकी गायब, और कादारू की लाइफ फिर डल हो गई। एक चीज उसे पजल्ड कर रही थी कि कुट्टोर भी स्कूल क्यों नहीं आया। यद्यपि उसने कुछ नहीं कहा, योशिनो समझ गया कि कुछ हुआ है और कहा कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो पूछ लेना। घर लौटकर कादारू ने अपनी पावर पर ध्यान दिया। यह सिर्फ फिजिकल एनहांसमेंट से कहीं अधिक लग रही थी। उसने कॉन्सेंट्रेट किया और क्लॉज फिर समन किए, उन्हें टेस्ट किया, एक्सट्रीमली शार्प पाए। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। अचानक मिस्टीरियस गर्ल फिर प्रकट हुई। उसने सिचुएशन की अर्जेंसी के बारे में कुछ कहा और कोलैप्स हो गई। अगले दिन क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि जे अब मिल गई है, हॉस्पिटल में नेबरिंग टाउन में, हेजी मेमोरी के साथ। कादारू ने सोचा कि उसके फैमिली शायद इस इंसिडेंट के बाद मूव कर जाए। गहरे विचार में उसने शिजेरू से फिर मुलाकात की। वह गुड बाय कहने आई थी, शायद आखिरी बार। फिर वह वैनिश हो गई और कादारू कुछ कर नहीं पाया, बस वहां खड़ा रहकर देखता रहा। कादारू रोज स्कूल जाता और अकेला घर लौटता। एक रात वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी चीजें बिखरी हुई थीं और एक रेड रिबन उसके कमरे तक जा रही थी। ऊपर जाकर उसने फिर वही मिस्टीरियस गर्ल देखी। उसने खुद को कगारी कहा और बस इतना ही उसे याद था। इसके आगे की कोई मेमोरी नहीं थी, बस इतना कि उसका एक महत्वपूर्ण मिशन कादारू से जुड़ा था। सिंपल शब्दों में उसे उसकी मदद चाहिए थी। अगले सुबह कादारू कगारी के आर्म में बाइट होने से जागा। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि कागारी अभी भी नहीं जानती थी कि वह कौन है या क्या करना है। कादारू ने उसे इंटरनेट एक्सप्लोर करने दिया और कहा कि बाद में स्कूल के बाद बात करेंगे। लेकिन क्लास पहुंचते ही कगारी स्कूल यूनिफॉर्म में पहले ही आ चुकी थी और उसकी क्लास में बैठी थी। उसने योशिनो से लड़ाई तक कर दी तो कादारू उसे साइड में लेकर बात करने गया। कागारी ने ऑनलाइन सब कुछ पढ़ लिया था और अब वह उसके साथ स्कूल अटेंड करना चाहती थी। उसे अपनी क्लोथ्स बदलने की एबिलिटी भी थी। कोई और विकल्प न होने पर कादारू ने उसे स्कूल दिखाना शुरू किया। पहले कैफेटेरिया। कागारी को खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आया और वह सिर्फ कॉफी पीने पर फोकस कर रही थी। स्टाफ को और देने के लिए चिल्ला रही थी, जिससे कादारू को उसे खींचना पड़ा। वे पार्क गए और वहां कोइंसिडेंटली जाओ से मिले। सरप्राइजिंगली जाओ को कुछ भी याद नहीं था। कादारू उसके पास बैठा और सब कुछ समझाया, फिर भी उसकी मेमोरी वापस नहीं आई। उसने अपनी पॉकेट से एक मेमोरी कार्ड निकाली। शायद यही वजह थी कि वह उसे खोज रही थी। उसने कादारू को दे दिया, कहा कि शायद काम आए। जाने से पहले कादारू ने उन्हें उस गेम की याद दिलाई जो उन्होंने प्ले करने का प्रॉमिस किया था और कहा कि उसने जीत हासिल की। घर लौटकर कादारू मेमोरी कार्ड के कंटेंट्स एक्सप्लोर करने लगा। इसी बीच अपोजिंग फैक्शंस मूव कर रहे थे। गाया शॉकिंगली असल में ग्रीन मार्टाल कॉन्ग्लोमरेट थी। उन्होंने नया सेंट चुनने के लिए मीटिंग की। बाद में सनरी ने चिहाया और एक चाइल्ड से मुलाकात की और मीटिंग का आउटकम बताया। दोनों फैक्शंस अब कादारू को टारगेट कर रहे थे। कुटर की वेयरअबाउट्स अननोन थी। गार्डियन साइड में शिजुरू और लुसिया ने आखिरकार मॉन्स्टर पकड़ लिया, जिसने शिजुरू के परिवार की ट्रेजेडी का कारण बना। रिवेंज लेने के बाद चारों, शिजुरू, लुसिया, असाका और निशी, रीग्रुप हुए और जिसने बीस्ट कंट्रोल किया उसे भी एलिमिनेट किया। वे डिस्कस करने लगे कि गाया हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान सिटी में लार्ज नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स भेजने की योजना बना रही थी। सकुया ने पेनी और गिल को पकड़ लिया, क्योंकि दोनों ने पहले बर्ड्स पर राइड कर चिहाया के हेड पर पूप
कूप गिराया था और अब उन्हें मिस्टेक के लिए अटोन करना था। मेमोरी कार्ड के बारे में जे ने गाया के बारे में सच डिस्कवर किया और बिलीव किया कि यह ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन सिटी के हार्ट में ही मौजूद थी। जर्नलिस्ट ने यह भी बताया कि सभी सुपरनैचुरल इवेंट्स और डेंजर्स गाया की वजह से थे। जब कादारू ये देख रहा था, कगारी लैपटॉप पर मूवीज देखने के लिए डिमांड करके जंप कर गई, लेकिन फाइल्स में इमेजेस देखकर अब्सॉर्ब्ड हो गई। कई दिनों की साइलेंस के बाद कादारू को कुचर का मैसेज मिला। उसने कहा कि वह बीमार थी और जल्दी स्कूल लौट आएगी। ओवरजॉयड, कादारू रिप्लाई किया, अनअवेयर कि कुटूर असल में फॉरेस्ट में किसी अननोन पर्पस के लिए आर्मी बना रही थी। छुट्टी के दिन कादारू कगारी को क्लोथ शॉपिंग पर ले गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि तीनों फैक्शंस उसे वॉच कर रहे थे। पहले थे गाया के 2 ट्रैश क्रीचर्स, दूसरा था कगारी का मौत, तीसरा था गार्डियन का रेड हेयर्ड मैन। कादारू कगारी को एंटीक शॉप ले गया असाका से मिलने, लेकिन वह मैन वहां नहीं था। कगारी ने कादारू को बताया कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है। कादारू ने तुरंत उसे एली में खींचा और तीनों फैक्शन से बच निकला। योशिनो की गैंग से मिलने पर उन्होंने सिचुएशन समझाई और योशिनो ने मदद देने को अग्री किया और अगली टाउन का शॉर्टकट भी दिखाया। कैगरी के साथ वापस कादारू सेफली एस्केप करने में कामयाब रहा, लेकिन वह कॉफी विथड्रॉवल से परेशान होने लगी। उसके पीछे क्लिंग करने लगी और अजीब नॉइजेस करने लगी, जिससे पब्लिक अटेंशन खींची। कादारू को कगारी के लिए कॉफी लेने दौड़ना पड़ा। वेंडिंग मशीन पर वह फिर से लूसिया से टकराया। उसने जल्दी से पूछा कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन लूसिया अब वो क्लब प्रेसिडेंट नहीं रही जो कभी थी। उसने सीधे कहा कि गार्डियन और गाया दोनों उसे और कुट्टोरी को मॉनिटर कर रही हैं, और अगर दोनों ने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखी तो ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटरिंग बंद कर देंगी। यह कहकर वह चली गई। एक दिन शहर में हैवक मचाने के बाद कादारू और कागरी पार्क में आराम कर रहे थे। कागरी ने अपना 10वां कॉफी कैन खत्म किया। कादारू उसे घर ले गया। अचानक ब्लॉन्ड गाय फिर से आया, क्यूरियस कि कादारू ने उसके मॉन्स्टर को कैसे मारा। कादारू ने सरप्राइज में उसे किक किया, लेकिन उस आदमी ने 2 डॉग समन कर दिया अटैक करने के लिए। इंस्टिंक्टिवली कगारी ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। गुस्से में ब्लॉन्ड ने खुद इंटरवीन किया, सराउंडिंग्स को हीट करने की पावर से हमला किया। ठीक समय पर मॉथ आया और अटैक किया। कादारू ने मौका लेकर कगारी को पकड़ा और एस्केप किया। घर लौटकर कादारू ने देखा कि कोई ब्रेक इन कर चुका है। कगारी नर्वस होकर घर में दौड़ रही, लेकिन उसकी ऑनलाइन कॉफी डिलीवरी सेफ थी। कादारू ने पाया कि पेनी और गिल ने घर तोड़कर लॉक कर रखा था इंटेरोगेशन के लिए। जब उन्होंने बात करने से इनकार किया, कादारू ने उन्हें टॉर्चर करने के लिए बॉक्स शेक किया। उसी समय मौत फिर से आया और कुट्टोरी ने कादारू को कॉल किया। वह चाहती थी कि वह उसे फॉरेस्ट में मिले। कुट्टोरी मौत की आंखों के जरिए कादारू पर नजर रख रही थी, और जानकर कि गार्डियन और गाया दोनों उसे टारगेट कर रहे थे, उसने डिसाइड किया कि अब उसे सच बताना चाहिए। कादारू और कगारी मौत का पीछा करते हुए फॉरेस्ट पहुंचे। वे एक स्ट्रेंज जगह पर पहुंचे और कुरी अचानक पोर्टल से बाहर आया और उन्हें खींच लिया। अंदर उन्होंने सीक्रेट बेस देखा, फुल ऑफ क्रीचर्स जो कुछ बना रहे थे। कगारी को जगह फेमिलियर लगी और कुट्योर ने कंफर्म किया कि यही वह जगह थी जहां कगारी पैदा हुई थी। कुट्योर ने माना कि उसने हमेशा कगारी को देखा था, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। खुशी से कगारी मुस्कुराई और कादारू से कहा कि वह अब घर जा सकता है, उसे जरूरत नहीं। वे सभी बैठे और कुट्योर ने बताया कि वहां मौजूद सभी क्रीचर्स उसने ही क्रिएट किए थे। उसने स्पेस बनाई थी की रक्षा के लिए, लेकिन वह गार्डियन या गाया का हिस्सा नहीं थी। उसने अपनी ग्रुप का नाम ड्रुइड्स रखा। कुट्योर ने कादारू को एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति जिसने मॉन्स्टर्स कंट्रोल किए थे, उनके नॉलेज को मिस्टलटो ट्री में सील कर दिया था ताकि फ्यूचर जनरेशंस सही तरीके से उसका यूज कर सकें। 10 साल पहले कुट्योर का फैमिली ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया। पेरेंट्स की मृत्यु हुई। डर के मारे कुचर फॉरेस्ट में भटक गई और मिस्टलटो ट्री से मिली, जिसने उसे नॉलेज दी और ड्रुइड बना दिया। तब से उसकी मिशन थी की रक्षा करना, या सही कहें तो कागारी ही की। काउटोरी ने बताया कि गाया और गार्डियन अभी भी कगारी के लिए लड़ रहे थे, और यद्यपि दोनों फैक्शंस का उद्देश्य अर्थ की रक्षा करना था, उन्होंने कादारू को मिस्टलटो ट्री तक ले जाया, जहां इस लाइट से अर्थ की एनर्जी रिप्रेजेंटेड होती थी। कगारी यहाँ ह्यूमन फॉर्म में जन्मी थी और कुट्योर भी इसी एनर्जी पर मॉन्स्टर्स कंट्रोल करती थी। नॉर्मली एक ऑर्डिनरी पर्सन को यह करने के लिए अपनी पूरी लाइफ स्पैन चाहिए होती। उसी समय कगारी ने एक सॉन्ग सुनी जो मार्टर कॉर्पोरेशन से आ रही थी, जहाँ सेनरी और लीडर सिम्फनी सुन रहे। परफॉर्मेंस खत्म होते ही गाया और गार्डियन दोनों फाइनल बैटल की तैयारी करने लगे। मीनवाइल 2 ट्रैश क्रीचर्स केज से एस्केप कर सकुया को लोकेशन रिपोर्ट कर चुके थे। अगले ही दिन वह वहां आया, न कि फाइट करने या कगारी को कैप्चर करने, बल्कि की रक्षा में मदद देने। सेनरी ने उसे कादारू और उसकी एक्टिविटीज मॉनिटर करने का ऑर्डर दिया था। एसेंशियली वह अब बटलर की तरह एक्ट करने आया। ये सुनकर कादारू ने उससे कॉम्बैट में ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट की। आदमी ने अग्री किया, लेकिन वार्न किया कि ट्रेनिंग हार्श होगी। अगले कुछ दिनों में साकुया क्लीनिंग, कुकिंग और ट्रेनिंग संभाल रहा था, जबकि कादारू लगातार कगारी की नजरों में ट्रेन करता रहा। एक दिन कुटर
वेटर ने अनाउंस किया कि फूड खत्म हो गया क्योंकि उसने केवल अपने और कागारी के लिए सप्लाईज रखी थी। सकुया ने सुझाव दिया कि अब शॉपिंग करनी चाहिए क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल शुरू हो चुका था। शॉपिंग खत्म करने के बाद सकुया कादारू और कागारी को फिर से सेनरी से मिलने ले गया। सेनरी ने बताया कि वह अब मार्टर कॉर्पोरेशन की होली मेडन बन चुकी थी। कॉर्पोरेशन पब्लिकली एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तुत होती थी, लेकिन असल में यह की को लेकर युद्ध कर रही थी। आज वह कागारी से मिलना चाहती थी और जानना चाहती थी कि अर्थ ने ह्यूमन फॉर्म क्यों लिया। कागारी ने कामली कहा कि वह खुद को रीडिस्कवर कर रही है। उसने सेनरी को एक कॉफी कैन दिया और कहा कि यहाँ रहने के बाद वह इंसानों को बेहद फैसिनेटिंग पाती। ये सुनकर सेनरी ने कादारू की मदद करने का प्रॉमिस किया। सेनरी जाने लगी, लेकिन कादारू ने उसे रोक लिया। उसने डील याद दिलाया कि उसे उसका चेस्ट छूने का मौका मिलेगा। कादारू ने कॉफी कैन फेंका और सेनरी को वॉल पर पिन किया, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया और कहा कि यह तब करेगा जब वह स्कूल में फिर मिले। मीनवाइल फॉरेस्ट में ब्लॉन्ड मैन ने पाई और गिल के जरिए सीक्रेट बेस डिस्कवर कर लिया। अंदर कादारू अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। गार्डियन की तरफ से लूसिया ने सीक्रेटली फॉरेस्ट में कुट्योर की तलाश शुरू कर दी। किसी रिपोर्ट में कुट्योर का साइटिंग देखा और ब्लॉन्ड मैन के ग्रुप को प्लानिंग करते हुए देखा। उन्होंने की के बारे में बात की। सिचुएशन को देखते हुए लूसिया ने की प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटाइज किया, लेकिन कोदारू और दोस्तों की यादें याद कर उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला किया। उसने तुरंत 2 एनिमीज को खत्म किया, लेकिन ब्लॉन्ड ने सरप्राइज लावा अटैक किया। उसने बैटलफील्ड को आग से भर दिया। लूसिया ने तुरंत फाइट खत्म करने की कोशिश की। उसने पॉइजन का यूज किया, जिसने सराउंडिंग एरिया को विदर कर दिया और आग को सप्रेस किया। फिर उसने पॉइजनस स्ट्राइक किया, जिससे ब्लॉन्ड ब्लीड हुआ। उसने रेजिस्ट किया, पावर बर्स्ट रिलीज किया और लूसिया को फायरी स्पीयर से इंपेल कर दिया। गाया की तरफ से सेनरी ने अपना फैसला कर लिया। उसने चीहा को कदारू को खोजने के लिए ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने दिया। जाने से पहले उसने चीहा को एक लेटर दिया जिसे कदारू तक पहुंचाना था। अगले दिन चीहा कुटर के बेस की तलाश में मैप लेकर निकली। रास्ते में उसने सिवियरली इंजर्ड लूसिया को देखा। अनश्योर होने पर उसने कुटर और कदारू से मुलाकात की। तीनों ने लूसिया को बेस लाकर ट्रीटमेंट कराया। कुटर ने शिजेरू की हीलिंग पावर कॉपी की, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी। कागारी ने अपनी रिबन यूज करने का सुझाव दिया। सरप्राइजिंगली यह साधारण तरीका पावर्स से बेहतर काम आया। बाद में लूसिया ने कॉन्शियसनेस रिगेन की और सभी से मिलकर रिलीव्ड हुई। कैडारू ने उसे कागारी से इंट्रोड्यूस कराया, ये कहते हुए कि वह उसकी फ्रेंड है। ये सुनकर लूसिया बेहद खुश हुई। सकुया भी डिफेंसेस रीइंफोर्स करने के बाद वापस आ गए। सनरी की तरफ से उसने प्रीवियस होली मेडन अपनी ग्रैंडमदर की मेमोरीज इनहेरिट करना शुरू किया। बाद में उसने न्यूज सुनी कि उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटलाइज्ड है। गार्डियन में शिजेरू ने लूसिया की लोकेशन सीक्रेट रखी। सनरी ग्रैंडमदर से मिलने के बाद फिर से ब्लॉन्ड मैन से मिली। उसने सब कुछ रिपोर्ट किया और बताया कि लूसिया का पॉइजन अब भी उसे धीरे धीरे मार रहा था। सनरी ने उसे नई पावर दी, एक मॉन्स्टर कमांड करने का ऑफर करते हुए, कंडीशन यह कि वह की सुरक्षित रखे। ब्लॉन्ड ने तुरंत अग्री किया क्योंकि उसका मेन टारगेट कादारू था। इस समय कादारू ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन गर्ल्स से टकरा गया। सभी साथ बैठे और कादारू ने पूछा कि अगर गाया और गार्डियन का लक्ष्य समान है तो क्यों लड़ रहे हैं। जवाब सिंपल था, गाया मानवता को वाइप आउट करना चाहता है ताकि प्लेनेट रिस्टोर हो सके, जबकि गार्डियन ने ह्यूमंस द्वारा बने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। ड्रूइड की सुरक्षा करता है जब तक यह जजमेंट नहीं करता। कादारू ने पूछा कि अगर किसी के पास की आ जाए तो दोनों साइड्स क्या करेंगे। गाया इसे जजमेंट तक गार्ड करेगा, जबकि गार्डियन इसे डिस्ट्रॉय करना चाहेगा ताकि ह्यूमैनिटी सेफ रहे। रात में सभी सो रहे थे। कादारू ने कागारी से पूछा कि क्या ह्यूमैनिटी इतनी बेकार है कि अर्थ ने ह्यूमन फॉर्म लेकर उन्हें जज करना पड़ा। कागारी ने कहा कि ह्यूमंस फूलिश हैं और हमेशा रिसोर्सेज ड्रेन करते हैं, लेकिन केवल इस आधार पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कागारी ने अभी भी कादारू के जरिए ह्यूमैनिटी में कुछ अच्छे पहलू देखे थे, जिससे उसे रिकंसिडर करने और थॉटफुल जजमेंट लेने की वजह मिली। हार्वेस्ट फेस्टिवल के अंतिम दिन सभी फैक्शंस ने कागारी के लोकेशन को ट्रैक किया और फॉरेस्ट पर हमला करने की तैयारी की। ब्लॉन्ड मैन ने पहले स्ट्राइक किया, अपने डायनासोर मॉन्स्टर को भेजते हुए बैरियर तोड़कर बेस पर हमला करने। कुट्योर जानती थी कि वे अभी उसे हरा नहीं सकते, इसलिए उसने सभी क्रीचर्स को छोड़ा ताकि अटैकर को डिले किया जा सके और बाकी लोग एस्केप कर सकें। इवन ग्रूट लाइक क्रीचर्स काम नहीं आए। उसका मॉन्स्टर उन्हें तुरंत मार देता और फायर पावर और खराब कर देता। फिर भी कुटोरी ने सभी को फ्ली करने को कहा, यह बताते हुए कि उसके पास एक और कार्ड था। उसके पेरेंट्स जो 10 साल पहले मर चुके थे रिक्रिएट हुए ताकि अटैकर को डिले किया जा सके। मीनवाइल गार्डियन फैक्शन ने मूव किया, शिजेरू को कार में रखकर एक ट्रम्प कार्ड के रूप में। फ्लीइंग ग्रुप के पास कुटर ने स्माइल करने की कोशिश की ताकि सबको रियश्योर करे, लेकिन उसकी टीयर्स नहीं रुकी। कादारू ने पहले अपनी इनसेंसिटिविटी के लिए अपोलोजाइज किया और उसके फीलिंग्स नहीं समझ पाने के लिए, लेकिन बिफोर बात आगे बढ़ती ब्लॉन्ड मैन वापस आ गया। उसने फायर का यूज करते हुए कादारू और कागारी को बाकी से अलग कर दिया। कादारू ने सभी को एस्केप करने को कहा, जबकि उसने एनिमी से सामना किया। कागारी चुप रही, केवल दूर तक देखती रही। ब्लॉन्ड मैन ने कादारू पर चार्ज किया और साकुया की ट्रेनिंग के बावजूद कादारू जल्दी ओवरवेल्म्ड हो गया। जैसे ही ब्लॉन्ड मैन का अपर हैंड आया,
कादारू के शरीर में लूसिया का पॉइजन फ्लेयर हुआ, जिससे कादारू ने एक स्ट्राइक लगाई। फ्यूरियस होकर आदमी ने अपने डायनासोर को समन किया ताकि कादारू को बाइट करे, लेकिन तभी गार्डियन टीम पहुंची। वे वही लोग थे जो लेट नाइट रामेन शॉप में थे। की को देखकर उन्होंने अपनी अटैक कगारी पर कर दी। उस समय ब्लॉन्ड मैन ने सनरी से किया वादा पूरा किया। उसने अपना डायनासोर यूज कर कगारी को प्रोटेक्ट किया और उनके लिए एस्केप पाथ बनाया, लेकिन एक आदमी 7 का सामना नहीं कर सकता था। लूसिया का पॉइजन अभी भी उसे कमजोर कर रहा था और अंततः वह बैटल में गिर पड़ा। वुंडेड कादारू कागारी के पास गया और पूछा कि वह सच में क्या खोज रही। कागारी केवल एक दिशा में देखती रही। एग्जॉस्टेड होकर कादारू कोलैप्स हुआ, लेकिन किसी ने उसे हील करना शुरू किया। यह शाइजेरू थी, जिसने तय किया कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी होगी। कादारू बेहोश हुआ और जब उठा सभी रीयूनाइटेड थे। उसे एक स्टोन सिटी में लाया गया था, गाया ब्रांच लोकेशन। जैसा हमेशा होता है, कगारी अभी भी दूर तक देखती रही। सेनरी ने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा कि वह ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करने में इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। उसकी ग्रैंडमदर ने बताया कि प्रीवियस होली मेडन्स ने मैनकाइंड पर फेथ खो दिया था, जो जनरेशंस तक एक्यूमुलेट हुआ। जब कोई होली मेडन चुनती जाती है, उसे सभी मेमोरीज इनहेरिट करनी पड़ती हैं और इवेंचुअली वे उन्हें कंट्रोल कर देती हैं बिना किसी हैप्पी मेमोरी के। लेकिन सेनरी ने कहा कि उसने हैप्पीनेस पाया। उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि वह देखेगी कि यह कितने दिन तक रहेगा। उसने उसे ह्यूमैनिटी का अंत देखने के लिए भी ले गई। मीनवाइल कादारू और कागरी की तरफ कुछ समय खड़े रहने के बाद कागरी ने फाइनली बोलना शुरू किया। दुर्भाग्य से उसे ह्यूमैनिटी की एक भी अच्छी मेमोरी नहीं मिली। फिर उसने दर्द में स्क्रीम किया और स्टोन सिटी को सरफेस पर खींच ली। मिस्टलटो ट्री आसमान तक बढ़ गया और सिटी के अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर ह्यूमंस को स्लॉटर करने लगे। आने वाले दिनों में यह ह्यूमैनिटी के लिए वास्तविक कैटास्ट्रोफी बन गया। डिजास्टर्स पूरे वर्ल्ड में फैल गए। फैक्शंस लगातार लड़ते रहे और केवल ब्लडशेड और रूइन बचे। एक पर्टिकुलरली कैओटिक दिन कादारू ने कुटोरी को एक बिल्डिंग की रूफटॉप तक पहुंचाया ताकि वह दुनिया देख सके। कागारी के जजमेंट के बाद एक जायंट मॉन्स्टर आया, हेवेंस और अर्थ को हिलाते हुए। जैसे ही कागारी वोक अप, इस बार वह नॉर्मल थी, कह रही कि कुछ दिनों से बॉदरिंग सॉन्ग बंद हो गया। कादारू रिलीव्ड था कि वह ठीक थी, लेकिन इसाका आया। उसकी इंटेंट क्लियर थी, कागारी को मारना। कादारू जानता था कि वह कितना स्ट्रांग है और उसके पास रीराइट पावर यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। भले ही सकुया ने वार्निंग दी थी कि ओवर यूज से वह अपनी ह्यूमैनिटी खो देगा। उसने अपना शरीर 10 फोल्ड एक्सेलरेट किया असाका से फाइट करने के लिए। हर चोट पर अपने सेल्स रीराइट कर रहा था ताकि वुंड्स भी ब्लीड न करें। कादारू को ह्यूमन लिमिट से पार जाते देख इसाका ने तय किया कि उसे मॉन्स्टर बनने से पहले रोकना होगा। लेकिन तभी शिजेरू मोटरसाइकिल पर आकर इसाका को खींच ले गई ताकि वह कहीं और लड़ाई करे। उसने फैसला किया कि वह अपने फ्रेंड की रक्षा करेगी। मीनवाइल कादारू का शरीर धीरे धीरे ट्री में बदलने लगा। अब कगारी समझ गई कि वह उसके पास क्यों खींची आई थी। इसका कारण यह था कि उसके सेल्स कादारू के अंदर थे। पता चला कि कादारू की पुरानी मेमोरीज में जो लड़की थी वह कुट्योर थी, जिसने देखा था कि कगारी उस पर अटैक कर रही थी और उसे समझ नहीं आया कि कादारू वहाँ क्यों था। चिंतित कुट्योर ने कगारी से मदद मांगी और उसे एक रेड रिबन दिया ताकि वह कादारू को हील कर सके और उसकी जान बचा सके। लेकिन अब उसे बचाने का कोई तरीका नहीं बचा था। कगारी की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि कादारू का ह्यूमन बॉडी उसे कंटेन नहीं कर सकता था। फिर भी अगर वह पावर हटाई जाती तब भी कादारू मर जाता, क्योंकि वही पावर उसे जीवित रख रही थी। उस समय पियाई और गिल आखिरकार अपनी भूमिका निभाए। अगर वे कादारू के शरीर में वुंड पैच कर दें और पावर रिप्लेस कर दें तो वह सरवाइव कर सकता था। कगारी ने अपना रिबन निकालकर दोनों क्रीचर्स को कादारू में डाल दिया, जिससे वह धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आया। कोटोरी ने पाई और गिल के सैक्रिफाइस के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी कगारी ने फिर से वह सॉन्ग सुना जिससे उसने और डिस्ट्रक्शन अनलीश कर दी। कादारू का आर्म अचानक ट्री में बदल गया। सनरी को पोजेस किया गया था ताकि अनाहिलेशन का सॉन्ग जारी रहे और कगारी को मैनिपुलेट किया जा सके। कगारी खुद ट्री में बदलने लगी। कादारू अपने बैटर्ड बॉडी को खींचते हुए स्ट्रगल करता रहा कि उसे बाहर निकाले। मिराक्युलसली उसने कगारी को उनकी बूब्स पकड़कर जागृत किया। हालांकि कगारी ने कॉन्शियसनेस रिगेन कर लिया, लेकिन वर्ल्ड पहले ही एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुका था। धीरे धीरे सभी लोग डिसअपियर हो गए बिना किसी एक्सेप्शन के। चिहाया, लूसिया, शिजेरू और कुत्तोरी सब फेड हो गए। अंत में केवल कादारू और कगारी ही बचे। कादारू के सामने उसके फ्रेंड्स वैनिश हो गए। कगारी ने एक अंतिम बात कही, फिर ट्री में बदल गई। उसने विश्वास जताया कि वह सभी को बचाएगा और इस तरह स्टोरी की एक शाखा क्वाइटली खत्म हुई, आंसुओं के बीच।